मेरा नाम प्रकाश शर्मा है। उम्र 52 साल और मैं पुणे, महाराष्ट्र में रहता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी एक पल में इतनी तेजी से बदल जाएगी, लेकिन ऐसा ही हुआ। आज सुबह मैं हमेशा की तरह जल्दी उठ गया। ठीक सुबह की पूजा के बाद मुझे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे शरीर को पता है कि अपनी रोजी रोटी के लिए कब उठना है। 7 साल से मेरी दिनचर्या वही है, बिस्तर से बिना आवाज किए उतरना ताकि मेरी पत्नी सुनीता की नींद न खराब हो, नाश्ता तैयार करना, फिर अपने बेटे के कमरे में जाकर उसे नहलाने, कपड़े पहनाने और दिन की शुरुआत करने में मदद करना। सुप्रभात बेटा, मैंने पर्दा हटाते हुए कहा। तुम्हारी नींद कैसी रही? रोहन, जिसने हाल ही में अपना 18वां जन्मदिन मनाया था, ने अपने खास बिस्तर से मुझे देखा। उसके चेहरे पर हमेशा लाचारी और प्यार का एक ऐसा मिश्रण होता था जो मेरे दिल को तोड़ देता था। ठीक थी पापा, बस मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है, उसने नींद भरी आवाज में जवाब दिया। रुको, मैं डॉक्टर अग्रवाल के बताए हुए व्यायाम में तुम्हारी मदद करता हूं, मैंने उसके नहाने का सामान तैयार करते हुए कहा। उस दुर्घटना के बाद रोहन की जरूरत की हर चीज का इंतजाम करना आसान नहीं था। हमें बाथरूम को फिर से बनवाना पड़ा, दीवारों पर हैंडल लगवाने पड़े, एक खास नहाने की कुर्सी और एक अस्पताल वाला बिस्तर खरीदना पड़ा। सब कुछ उस दिन से बदल गया। 7 साल पहले जब वह अपने स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया था, उस वक्त वह सिर्फ 11 साल का था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से उसकी कमर के नीचे की हरकत करने की क्षमता पर असर पड़ा है। वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त नहीं था, लेकिन उसके दोनों पैरों ने लगभग अपनी पूरी ताकत और महसूस करने की क्षमता खो दी थी। पापा, जब मैं उसे बैठने में मदद कर रहा था, तब उसने कहा, आज थेरेपी के बाद हम पार्क में जा सकते हैं, है ना? भगवान ने चाहा तो जरूर बेटा। अगर डॉक्टर गुप्ता जांच के बाद इजाजत देंगे तो हम सीधे वहीं चलेंगे। उसकी सुबह की नहाने में मदद करते हुए मुझे वह जिंदगी याद आ गई जिसे मैं पीछे छोड़ आया था। मेरा गैराज कभी मेरा गौरव हुआ करता था, प्रकाश का गैराज। ऐसा मैंने अपने हाथों से पेंट किए हुए बोर्ड पर लिखा था। 20 साल की कड़ी मेहनत, वफादार ग्राहक और किसी भी मशीन को ठीक करने की संतुष्टि, चाहे वह कितनी भी खराब हालत में क्यों ना आई हो। लेकिन जब रोहन के साथ दुर्घटना हुई तो मैंने 2 बार नहीं सोचा। मैंने वह गैराज अपने सबसे अच्छे दोस्त राजेश को बेच दिया और खुद को पूरी तरह से अपने बेटे की देखभाल में समर्पित कर दिया। पापा, तौलिया देना। रोहन की आवाज ने मुझे मेरे ख्यालों से बाहर निकाला। माफ करना पाप, किस प्रात पहले में एक ही साथ बात जो पाप की तरफ। बेटा, पापा कहीं खो गए थे, मैंने उसे तौलिया देते हुए कहा। उसे कपड़े पहनाने के बाद मैं उसे व्हीलचेयर पर बैठाकर डाइनिंग रूम में ले गया। सुनीता उठ चुकी थी और कॉफी बना रही थी। जब से मैंने काम करना बंद किया है, वही घर के आर्थिक बोझ को उठा रही है। उसे एक एक्सपोर्ट कंपनी में एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर की अच्छी नौकरी मिल गई थी और उसी की बदौलत हम रोहन की थेरेपी और दवाओं का खर्च उठा पा रहे थे। सुप्रभात, उसने हमारी तरफ देखे बिना कहा। नाश्ता लगभग तैयार है। सुप्रभात मां, रोहन ने उत्साह से जवाब दिया। आज हम डॉक्टर गुप्ता के पास 3 महीने वाली जांच के लिए जा रहे हैं। मैंने देखा कि यह सुनकर सुनीता थोड़ी तनाव में आ गई। यह लगभग न के बराबर था, लेकिन 23 साल की शादी के बाद मैं उसकी हर हरकत को पहचानता था। आज उसने कॉफी डालते हुए पूछा। मुझे लगा अगले हफ्ते जाना है। नहीं, आज ही है, मैंने जवाब दिया। मैंने किचन के कैलेंडर पर लिख दिया था। सुनीता ने कैलेंडर पर एक नजर डाली और एक ऐसे भाव के साथ सिर हिलाया जिसे मैं पढ़ नहीं सका। दरअसल आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है और मैं साथ नहीं आ सकती, उसने हमारे सामने आलू पराठा और दही की प्लेट रखते हुए कहा। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा, मैंने कहा। यह पहली बार नहीं है जब हम अकेले जा रहे हैं। नाश्ता एक अजीब सी खामोशी में बीता। सुनीता लगातार अपना फोन देख रही थी, एक ऐसी बात जो मुझे परेशान करती थी, लेकिन मैंने इसे सहना सीख लिया था। यह ऑफिस का काम है, हमेशा यही उसका जवाब होता था। अगर मैं कुछ कहता, तुम लोग कितने बजे तक लौटोगे? उसने अचानक पूछा। मुझे ठीक से नहीं पता। कंसल्टेशन के बाद मैं रोहन को पार्क ले जाना चाहता हूं, अगर डॉक्टर इजाजत देंगे। फिर से मैंने उसके चेहरे पर वही तनाव देखा। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है, उसने तीखे स्वर में कहा। तुम्हें पता है कि जांच के बाद रोहन को आराम करना चाहिए। लेकिन मां, मैं ठीक महसूस कर रहा हूं, रोहन ने बीच में कहा।
मुझे अस्पताल या थेरेपी की जगह के अलावा कहीं और गए हुए बहुत समय हो गया है। मां ने कह दिया ना, उसने ऊंची आवाज में जवाब दिया। तुम एक पल की इच्छा के लिए अपनी सेहत को दांव पर लगाना चाहते हो? मैंने रोहन की तरफ देखा और उसकी आंखों में निराशा देखी। उसे इस तरह देखकर मेरा दिल दुख गया। सुनीता, उससे इस तरह बात करने की जरूरत नहीं है, मैंने धीरे से कहा। डॉक्टर अग्रवाल ने पिछले हफ्ते कहा था कि रोहन में सुधार हो रहा है और ताजी हवा उसके लिए अच्छी होगी। तुम कब से मुझसे ज्यादा जानने लगे कि हमारे बेटे के लिए क्या अच्छा है? उसने तेज आवाज में जवाब दिया। क्या तुम उसकी दवाओं के पैसे देते हो? क्या तुम उसकी थेरेपी का खर्च उठाते हो? ये शब्द मेरे पेट में एक मुक्के की तरह लगे। यह सच था कि अब वही घर की आर्थिक सहारा थी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी का हर मिनट रोहन की देखभाल में लगा रहा था। मैंने अपना स्वाभिमान निगल लिया। ई है साक पे, जैसा कि मैं इन सालों में कई बार कर चुका था, क्योंकि मैं अपने बेटे के सामने झगड़ा नहीं करना चाहता था। ठीक है, मैंने आखिरकार कहा, हम कंसल्टेशन के बाद सीधे घर आ जाएंगे। सुनीता संतुष्टि से मुस्कुराई, खड़ी हुई, अपना बैग उठाया और रोहन के पास गई। उसने उसके माथे को चूमा। यह तुम्हारी भलाई के लिए है बेटा, उसने उस नरमी से कहा जो उसके पहले के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। मां वादा करती है, इस वीकेंड मां तुम्हें जहां चाहोगे वहां ले जाएगी। ठीक है मां, रोहन ने हार मानकर जवाब दिया। बाहर जाने से पहले सुनीता ने मुझे एक लिफाफा दिया। डॉक्टर गुप्ता हमेशा लैब रिपोर्ट की प्रिंटेड कॉपी मांगते हैं। उसने कहा, पिछली बार की तरह इसे खो मत देना। खोया नहीं था, मैंने जवाब दिया। उसे नर्स ने रख लिया था। सुनीता ने एक बेपरवाही वाला इशारा किया और घर से बाहर चली गई। मैंने उसकी कार के इंजन की आवाज दूर जाते हुए सुनी। पापा, जब हम अकेले रह गए तो रोहन ने कहा, मां हमेशा इतनी तनाव में क्यों रहती है? यह काम की वजह से है बेटा, मैंने जवाब दिया। हालांकि मैं खुद निश्चित नहीं था। मां पर ऑफिस में बहुत दबाव है। मैंने बर्तन धोए और जाने के लिए सब कुछ तैयार किया। अस्पताल कार से 20 मिनट की दूरी पर था। मैंने रोहन को कार में बैठने में मदद की और उसकी व्हील चेयर को डिक्की में रखा। रास्ते में मैंने उसे खुश करने की कोशिश की। अगर डॉक्टर के साथ सब कुछ ठीक रहा तो हम वीकेंड पर पार्क जा सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? सच में पापा? उसकी आंखें चमक उठीं। मां इजाजत देंगी? मैं मां से बात करूंगा, मैंने उसे विश्वास दिलाया। हालांकि मुझे खुद नहीं पता था कि मैं यह कैसे करूंगा। अस्पताल पहुंचने पर हमारा स्वागत डॉक्टर प्रिया, डॉक्टर गुप्ता की असिस्टेंट ने किया। वह लगभग 30 साल की एक युवा महिला थी जिसकी दोस्ताना मुस्कान हमेशा रोहन को शांत कर देती थी। नमस्ते प्रकाश जी। रोहन, उसने अभिवादन किया। डॉक्टर गुप्ता को एक इमरजेंसी आ गई है और वह आज आप लोगों से नहीं मिल पाएंगे। सच में? मैंने हैरान होकर जवाब दिया। तो क्या हमें फिर से अपॉइंटमेंट लेना होगा? नहीं, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने कहा। डॉक्टर वर्मा, जो हाल ही में इस अस्पताल में आए हैं, वह आप लोगों को देखेंगे। वह रोहन जैसी ही रीढ़ की हड्डी की चोटों के विशेषज्ञ हैं। मैं इस अचानक बदलाव से बहुत सहज नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई और चारा नहीं था। डॉक्टर प्रिया हमें एक अलग कंसल्टेशन रूम में ले गईं, जो हम आमतौर पर जाते थे उससे अलग था। वहां डॉक्टर वर्मा पहले से ही इंतजार कर रहे थे। लगभग 50 साल के एक गंभीर चेहरे वाले लेकिन दयालु आंखों वाले व्यक्ति। नमस्ते प्रकाश जी, रोहन, उन्होंने हमसे हाथ मिलाते हुए अभिवादन किया। मैं डॉक्टर वर्मा हूं। आज मैं डॉक्टर गुप्ता की जगह पर हूं। आपसे मिलकर खुशी हुई डॉक्टर साहब, मैंने जवाब दिया। हालांकि मैं अभी भी इस बदलाव से बेचैन था। ठीक है, चलिए देखते हैं, उन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड खोलते हुए कहा। रोहन शर्मा, 18 साल, 7 साल पहले गिरने से रीढ़ की हड्डी में चोट, तब से डॉक्टर गुप्ता के साथ लगातार इलाज। जी डॉक्टर साहब, मैंने पुष्टि की, सुधार हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से। डॉक्टर वर्मा ने सिर हिलाया और रोहन के पास आए। क्या मैं कुछ टेस्ट कर सकता हूं रोहन? उन्होंने एक पेशेवर लेकिन कोमल लहजे में पूछा। जी डॉक्टर साहब, मेरे बेटे ने जवाब दिया। अगले आधे घंटे तक मैं डॉक्टर वर्मा को रोहन पर विभिन्न जांच करते हुए देखता रहा। कुछ तो वैसे ही थे जैसे डॉक्टर गुप्ता आमतौर पर करते थे, लेकिन कुछ बिल्कुल नए थे। मैंने डॉक्टर के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव देखा जब वह मेरे बेटे की जांच कर रहे थे, खासकर जब वह उसके दोनों पैरों में संवेदनशीलता का परीक्षण कर रहे थे। प्रकाश जी, डॉक्टर वर्मा ने आखिरकार कहा, क्या आप आखिरी लैब रिपोर्ट और एक्सरे की तस्वीरें लाए हैं? जी डॉक्टर साहब,
मैंने सुबह सुनीता द्वारा दिया गया लिफाफा सौंपते हुए जवाब दिया। डॉक्टर वर्मा ने उन दस्तावेजों की बहुत सावधानी से जांच की। उनका चेहरा और भी गंभीर हो गया, यहां तक कि चिंतित भी लग रहा था। वह उन कागजों और रोहन के बीच बारी बारी से देख रहे थे। फिर उन्होंने मुझे देखा। प्रकाश जी, क्या आपको कोई आपत्ति होगी अगर मैं आपके बेटे से थोड़ी देर अकेले में बात करूं? उन्होंने एक पेशेवर लहजे में पूछा। कोई समस्या है डॉक्टर साहब? मैंने चिंता से पूछा। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने जल्दी से जवाब दिया। यह किशोर रोगियों के लिए प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हम उन्हें थोड़ी जगह देते हैं ताकि वे ऐसी कोई भी शिकायत बता सकें जो वे अपने माता पिता के सामने नहीं बताना चाहते। हालांकि मुझे यह अजीब लगा, लेकिन मैं मान गया और गलियारे में बाहर चला गया। मैं लगभग 10 मिनट तक बेचैनी से इंतजार करता रहा, यह सोचते हुए कि डॉक्टर मेरे बेटे से क्या बात कर रहे होंगे। जब मुझे आखिरकार वापस बुलाया गया तो मैंने रोहन को एक भ्रमित, लगभग डरे हुए भाव के साथ देखा। सब ठीक है बेटा? मैंने पूछा। हां पापा, उसने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में झिझक थी। डॉक्टर वर्मा ने मुझे बैठने के लिए कहा। प्रकाश जी, उन्होंने एक गंभीर लहजे में कहा, मुझे रोहन की दुर्घटना और उसके बाद के इलाज के बारे में कुछ बातें पूछनी हैं। जरूर डॉक्टर साहब, मैंने जवाब दिया, जो और भी बेचैन हो रहा था। मेडिकल रिकॉर्ड के अनुसार रोहन 7 साल पहले अपने स्कूल की सीढ़ियों से गिर गया था। क्या यह सही है? जी सही है डॉक्टर साहब। मैं उस समय गैराज में था जब मुझे फोन आया। जब मैं पहुंचा तो उसे अस्पताल ले जाया जा चुका था। डॉक्टर गुप्ता ने शुरू से ही उसका इलाज किया है और आपने खुद असली एक्सरे और एमआरआई के नतीजे देखे थे? जी, मेरा मतलब है डॉक्टर गुप्ता ने हमें समझाया था। मैं मेडिकल मामलों में ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मुझे उनके निदान पर भरोसा था। डॉक्टर वर्मा ने धीरे धीरे सिर हिलाया, जैसे कि वह जानकारी को समझ रहे हों। और आपकी पत्नी, क्या वह भी उस स्पष्टीकरण के समय मौजूद थीं? जी, हम हमेशा जरूरी कंसल्टेशन के लिए साथ जाते थे। हालांकि हाल ही में मेरी पत्नी अपने काम में बहुत व्यस्त रहती हैं। उस डॉक्टर ने फिर से मेरे दिए हुए दस्तावेजों की जांच की, फिर खड़ा हुआ, दीवार पर लगे एक्सरे लाइट बॉक्स के पास गया और एक एक्सरे फिल्म लगाई। प्रकाश जी, क्या आपने कभी अपने बेटे के व्यवहार में कुछ असामान्य देखा है? कोई ऐसी हरकत जो उसके निदान से मेल नहीं खाती हो? मैं आपका सवाल नहीं समझा डॉक्टर साहब, मैंने जवाब दिया, अब वास्तव में चिंतित महसूस कर रहा था। डॉक्टर वर्मा ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे कि वह जो कहने वाले थे उस पर संदेह कर रहे हों। आखिरकार वह पास आए और अपनी आवाज धीमी कर ली। प्रकाश जी, मैं चाहता हूं कि आप जो मैं कहने जा रहा हूं उसे सुनकर शांत रहें। उनके शब्दों ने मेरा खून जमा दिया। आपके बेटे के मेडिकल रिकॉर्ड में एक गंभीर विसंगति है। इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मैंने अपनी सांस को रुकते हुए महसूस करते हुए पूछा। उस डॉक्टर ने रोहन की तरफ एक नजर डाली, जो हमें एक चिंतित भाव से देख रहा था, फिर वापस मुझे देखा। वह और भी पास आया और लगभग फुसफुसाया, आज रात घर पर मत सोइए, पुलिस को बुलाइए। उनके शब्द मुझ पर बिजली की तरह गिरे। मुझे लगा जैसे मेरे चारों ओर की दुनिया घूमना बंद हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन डर ने मुझे जकड़ लिया। क्या? यही एकमात्र शब्द था जो मैं कह सका। मैं अभी और ज्यादा नहीं बता सकता, उसने फुसफुसाते हुए आगे कहा। यहां एक कैमरा है, मुझे और जांच करने की जरूरत है। पिछले रिकॉर्ड की जांच कर रहा हूं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। प्रकाश जी, आपके बेटे के निदान में कुछ तो गड़बड़ है। मैं स्तब्ध रह गया, यह नहीं जानता था कि क्या कहूं या क्या करूं। डॉक्टर वर्मा वापस अपने पेशेवर लहजे में आ गए और ऊंची आवाज में कहा, मैं रोहन की पीठ दर्द के लिए कुछ दर्द निवारक दवाएं लिख रहा हूं और मैं उसे अगले हफ्ते फॉलो अप के लिए फिर से देखना चाहता हूं। उन्होंने एक नुस्खा और एक विजिटिंग कार्ड दिया। मेरा निजी नंबर पीछे है। उन्होंने विदा लेते हुए मुझसे हाथ मिलाते हुए धीरे से कहा, जब आप किसी सुरक्षित जगह पर हों तो मुझे फोन कीजिएगा। हम रोहन के साथ कंसल्टेशन रूम से बाहर निकले। मेरे बेटे ने मुझे भ्रमित होकर देखा। डॉक्टर ने क्या कहा? पापा, आप पीले पड़ गए हैं। कुछ खास नहीं बेटा, मैंने जवाब दिया। हालांकि मुझे लग रहा था कि मेरी पूरी दुनिया ढह रही है। चलो घर चलें। घर वापस जाते समय आके, खा के, मी बरी, डॉक्टर वर्मा के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। आज रात घर पर मत सोइए, पुलिस को बुलाइए। इसका क्या मतलब था? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैंने रियर व्यू मिरर से रोहन पर एक नजर डाली। वह खिड़की से बाहर देख रहा था
मेरे अंदर चल रहे तूफान से अनजान। पापा ठीक हैं? उसने अचानक पूछा। पापा इतने चुप क्यों हैं? हाँ बेटा। पापा बस डॉक्टर ने जो कहा उसके बारे में सोच रहे थे। मैंने अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। उस नई दवा के बारे में? हाँ वही। मैं उसे चिंतित नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है। मुझे सोचने के लिए, डॉक्टर वर्मा के शब्दों को समझने के लिए समय चाहिए था, लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि मुझे रोहन की रक्षा करनी थी। घर पहुंचने पर मैंने देखा कि सुनीता की कार नहीं थी। मैं हैरान था क्योंकि वह आमतौर पर रात तक काम से नहीं लौटती थी और अभी तो दोपहर ही हुई थी। मैंने रोहन को नीचे उतरने में मदद की और हम अंदर गए। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन डॉक्टर के उन शब्दों ने मेरे अखी लगा था, देखने का नजरिया बदल दिया था। अब मैं अपने ही घर को शक की निगाह से देख रहा था, कुछ ढूंढ रहा था। हालांकि मुझे ठीक से पता नहीं था कि क्या खाओगे बेटा? मैंने उसे लिविंग रूम के सोफे पर बैठाते हुए पूछा। कुछ भी चलेगा पापा, लेकिन मुझे भूख से ज्यादा नींद आ रही है। लगता है डॉक्टर वर्मा की दवा से नींद आ रही है। मैं थोड़ा चिंतित हुआ। डॉक्टर ने यह नहीं बताया था कि दवा से नींद आ सकती है। तुमने अस्पताल में कौन सी दवा ली? हाँ, जब पापा डॉक्टर से बात कर रहे थे तब एक नर्स ने मुझे एक गोली दी थी। यह मुझे अजीब लगा। मुझे याद नहीं था कि किसी नर्स ने रोहन को दवा दी हो, लेकिन इससे पहले कि मैं और कुछ पूछ पाता, मैंने किसी को दरवाजे के ताले में चाबी डालते हुए सुना। सुनीता, तुम घर आ गई? उसने हमें देखकर कहा, एक ऐसे लहजे में जिसे मैं समझ नहीं पाया कि वह आश्चर्य था या नाराजगी। हाँ, अस्पताल में आज ज्यादा भीड़ नहीं थी। मैंने उसे ध्यान से देखते हुए जवाब दिया। नतीजा कैसा रहा? उसने मेज पर अपना बैग रखते हुए पूछा। ठीक है, मैंने विवरण दिए बिना जवाब दिया। लेकिन डॉक्टर गुप्ता नहीं थे। हमें एक दूसरे डॉक्टर ने देखा। सुनीता एक पल के लिए रुकी, लगभग अदृश्य, लेकिन मैंने ध्यान दिया। दूसरा डॉक्टर? कौन? डॉक्टर वर्मा। उन्होंने कहा कि वह हाल ही में अस्पताल में आए हैं। सुनीता ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तो उन्होंने क्या कहा? हमेशा की तरह, रोहन में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। उन्होंने उसकी पीठ दर्द के लिए एक नई दर्द निवारक दवा लिखी है। मैंने डॉक्टर के उन भयानक शब्दों का जिक्र न करने का फैसला किया। मेरे अंदर कुछ कह रहा था कि मुझे सावधान रहना होगा। शुक्र है, उसने कहा काफी आराम महसूस करते हुए। और तुम बेटा? वह रोहन की ओर मुड़ी। कैसा महसूस कर रहे हो? थका हुआ हूं मां, लगता है मैं थोड़ी देर सो जाऊंगा। हाँ, आराम करो बेटा, उसने उस कोमलता से कहा जो अब मुझे जरूरत से ज्यादा लग रही थी। अच्छी नींद लेना। मैंने रोहन को उसके कमरे में जाने में मदद की। जब मैं लिविंग रूम में वापस आया तो सुनीता फोन पर धीमी आवाज में बात कर रही थी। मुझे देखते ही उसने तुरंत फोन काट दिया। कौन था? मैंने पूछा। ऑफिस से था, उसने संक्षिप्त में जवाब दिया। खाना खा लिया? नहीं, मैं कुछ बनाने जा रहा था। मैं बना देती हूं, उसने कहा। तुम भी थक गए होगे। उसकी अचानक की विनम्रता ने मुझे भ्रमित कर दिया। आमतौर पर दिन भर काम करने के बाद वही मेरे खाना बनाने का इंतजार करती थी। जब सुनीता खाना बना रही थी, मैं सोफे पर बैठकर टीवी देखने का नाटक करता रहा, लेकिन मेरा दिमाग पूरी गति से काम कर रहा था। डॉक्टर वर्मा के शब्द, सुनीता का अजीब व्यवहार, अस्पताल में रोहन को दी गई कथित दवा, सब कुछ मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। एक अनजान नंबर से एक संदेश। मैं डॉक्टर वर्मा हूं, क्या आप अकेले बात कर सकते हैं? मैंने रसोई की ओर एक नजर डाली। सुनीता व्यस्त थी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, नहीं, मेरी पत्नी घर पर है। लगभग तुरंत ही मुझे एक और संदेश मिला। मैं समझ गया, अगर आप निजी तौर पर बात कर सकें तो मुझे फोन करें, यह जरूरी है। मैंने फोन ठीक उसी समय रख दिया जब सुनीता रसोई से बाहर आई। कौन था? उसने पूछा। कोई नहीं, मैंने जवाब दिया। बस सेल्यूलर ऑपरेटर का एक संदेश था। हमने एक असहज खामोशी में खाना खाया। सुनीता ने हल्की फुल्की बातचीत बनाए रखने की कोशिश की। छोटी छोटी बातों के बारे में पूछती रही, लेकिन मैं जवाब देने पर मुश्किल से ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। मेरा दिमाग कहीं और था। तुम्हें क्या हुआ है? उसने आखिरकार पूछा। इतने चुप क्यों हो? बस थका हुआ हूं, मैंने झूठ बोला। आज का दिन बहुत लंबा था, तो आराम क्यों नहीं करते? उसने सुझाव दिया। मैं बर्तन धो दूंगी। उसका आराम करने का आग्रह मुझे और भी संदिग्ध लगने लगा, लेकिन मैं मान गया। मुझे सोचने के लिए अकेले समय चाहिए था। हमारे बेडरूम में मैंने दरवाजा बंद किया और अपना फोन निकाला।
मुझे संदेह था कि मुझे डॉक्टर वर्मा को फोन करना चाहिए या नहीं। क्या होगा अगर सुनीता सुन ले? मैंने फिर से एक संदेश भेजने का फैसला किया। क्या आप बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? जवाब जल्दी आया। मुझे आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट में एक गंभीर विसंगति मिली है। आज आपने जो एक्सरे की तस्वीरें दी वे रोहन के दिखाए गए लक्षणों से मेल नहीं खाती हैं। मुझे कल आपको अस्पताल में मिलना होगा, लेकिन अपनी पत्नी को साथ मत लाना। रोहन को लाना और आपकी सुरक्षा के लिए मैंने जो पहले कहा था उस पर गंभीरता से विचार करें। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका क्या मतलब था? क्या एक्सरे की तस्वीरें नकली थीं? क्या सुनीता किसी गड़बड़ी में शामिल थी? यह असंभव लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर संदेह पनपने लगा था। मैंने थोड़ी छानबीन करने का फैसला किया। मैं बिना आवाज किए कमरे से बाहर निकला और सुनीता के स्टडी रूम की ओर गया। मुझे पता था कि वह महत्वपूर्ण दस्तावेज एक ताले वाली फाइलिंग कैबिनेट में रखती है, लेकिन मुझे यह भी पता था कि वह उसकी चाबी अपनी मेज की तीसरी दराज में कागजों के ढेर के नीचे छिपाती है। घर में शांति थी। रोहन जरूर सो रहा होगा और मैंने सुनीता को रसोई में बर्तन धोते हुए सुना। मैं स्टडी रूम में गया और बिना आवाज किए दरवाजा बंद कर दिया। मैंने जल्दी से चाबी ढूंढ ली और फाइलिंग कैबिनेट खोल दी। वहां विषयों के अनुसार व्यवस्थित फाइलें थीं। घर, काम, बैंक, रोहन। मैंने आखिरी वाली उठाई। उसके अंदर मेडिकल रिपोर्ट की एक श्रृंखला थी। सभी पर डॉक्टर गुप्ता के हस्ताक्षर थे। मैंने जल्दी से उनकी जांच की, कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश की जो मेरा ध्यान खींचे, लेकिन मैं मेडिकल शब्दावली को नहीं समझता था। मैंने जो देखा वह यह था कि मासिक रिपोर्ट थी, सभी का प्रारूप एक जैसा था, केवल संख्याएं और मान बदल गए थे। फाइल के नीचे मुझे कुछ असामान्य मिला। डॉक्टर गुप्ता के नाम पर बैंक हस्तांतरण के प्रमाण, लेकिन यह मेडिकल कंसल्टेशन के लिए भुगतान नहीं था। यह एक बड़ी राशि थी जो नियमित रूप से हस्तांतरित की जाती थी और हमारी अस्पताल की यात्राओं की तारीखों से मेल नहीं खाती थी। मेरा दिमाग सब कुछ जोड़ने लगा, लेकिन मैंने जो सोचा उस पर विश्वास करने से इनकार कर दिया। सुनीता एक डॉक्टर को रिश्वत दे रही है, किस लिए? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कदमों की आहट सुनी। मैंने जल्दी से सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख दिया। मैंने फाइलिंग कैबिनेट बंद कर दी और चाबी को उसकी मूल जगह पर रख दिया। मैं मेज पर बैठ गया और मेज पर पड़े बिलों की जांच करने का नाटक करने लगा। ठीक उसी समय सुनीता ने दरवाजा खोला। यहां क्या कर रहे हो? उसने शक भरी निगाह से पूछा। रोहन के स्वास्थ्य बीमा के भुगतान का प्रमाण ढूंढ रहा हूं। मैंने उसकी तरफ देखे बिना जवाब दिया। देखना चाहता था कि वास्तव में क्या क्या कवर होता है। वह मैं देख लूंगी, उसने पास आते हुए कहा। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हां, पता है, लेकिन मैं इसे बेहतर ढंग से समझना चाहता हूं। आखिरकार मैं ही रोहन को उसके सभी अपॉइंटमेंट्स पर ले जाता हूं। सुनीता ने मुझे ध्यान से देखा, जैसे वह मेरा मूल्यांकन कर रही हो। वह नीली फाइल में है, फाइलिंग कैबिनेट में, उसने आखिरकार कहा। लेकिन कैबिनेट पर ताला लगा है और मुझे चाबी नहीं मिल रही है। वह मुझे परख रही थी। उसे ठीक से पता था कि चाबी कहां है। ओह, ऐसा है, मैंने शांति से जवाब दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में तुम मुझे समझा देना। फिर मैं खड़ा हुआ और दरवाजे की ओर चला गया। अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? मेरे बाहर निकलने से पहले उसने पूछा। अब तक तुमने कभी भी प्रशासन के बारे में परवाह नहीं की? अचानक नहीं, मैंने झूठ बोला। मैं हमेशा से ही दिलचस्पी रखता था, बस मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया था। अब रोहन बेहतर हो रहा है। मैं हर चीज में और ज्यादा शामिल होना चाहता हूं। बेहतर हो रहा है? उसकी आवाज का लहजा पूरी तरह से बदल गया। उस डॉक्टर ने ठीक ठीक क्या कहा? बस यही कहा कि व्यायाम काम कर रहे हैं और रोहन अपने दोनों पैरों में बेहतर संवेदनशीलता के संकेत दिखा रहा है। सुनीता थोड़ी ज्यादा आराम महसूस कर रही थी। ओह, सुनीता थोड़ी ज्यादा आराम महसूस कर रही थी। हां, डॉक्टर गुप्ता ने भी पिछली बार यही कहा था, लेकिन तुम्हें पता है कि यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। हां, मुझे पता है। मैं स्टडी रूम से बाहर निकला और रोहन को देखने गया। वह अभी भी सो रहा था। मैं उसके बगल में बैठ गया और उसे देखने लगा। वह इतना शांत, इतना कमजोर लग रहा था। क्या इतने सालों से? नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता था, लेकिन संदेह ने जड़ें जमा ली थीं। मैंने फैसला किया कि मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर वर्मा से बात करनी होगी, लेकिन मैं रोहन को सुनीता के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता था। उन दस्तावेजों में मैंने जो देखा उसके बाद तो बिल्कुल नहीं। मैंने डॉक्टर को फिर से एक संदेश भेजा। क्या हम आज रात मिल सकते हैं?
यह जरूरी है। जवाब लगभग तुरंत आया। मैं रात की ड्यूटी पर हूं। रात 10 बजे अस्पताल आ जाओ, इमरजेंसी में मुझे पूछना। अब मुझे आज रात बाहर जाने का कोई बहाना ढूंढना था। बिना कोई शक पैदा किए मैं लिविंग रूम में वापस गया, जहां सुनीता टीवी देख रही थी। मुझे कार की चिंता हो रही है, मैंने उसके बगल में बैठते हुए कहा। उसके इंजन से एक अजीब आवाज आ रही है। लगता है आज रात मुझे उसे राजेश के गैराज ले जाना होगा। आज रात? उसने हैरान होकर पूछा। कल नहीं जा सकते? अभी बेहतर है। कल हमें रोहन के ब्लड टेस्ट के लिए फिर से अस्पताल जाना है, याद है? सुनीता ने मुझे शक भरी निगाह से देखा, लेकिन सिर हिला दिया। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना। रात 9:30 बजे मैं गैराज जाने के बहाने घर से निकला, लेकिन मैं सीधे अस्पताल की ओर गया। मेरा दिमाग लगातार घूम रहा था। जो कुछ भी हो रहा था उसके बारे में सोच रहा था। क्या यह संभव है कि सुनीता, मेरे बच्चे की मां, वह महिला जिसके साथ मैंने 20 से ज्यादा साल बिताए हैं, मुझे किसी तरह से धोखा दे रही थी? और रोहन का इस सब से क्या लेना देना था? मैं अस्पताल पहुंचा और इमरजेंसी में डॉक्टर वर्मा के बारे में पूछा। एक नर्स ने मुझे एक छोटे से कंसल्टेशन रूम में इंतजार करने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद डॉक्टर वर्मा अंदर आए और अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। प्रकाश जी, आने के लिए धन्यवाद, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं सीधे मुद्दे पर आता हूं। उन्होंने एक फाइल निकाली और उसे मेज पर खोल दिया। यह एक्स-रे और एमआरआई की तस्वीरें हैं जो आपकी पत्नी ने आज आपके माध्यम से दी हैं। उन्होंने कुछ तस्वीरों की ओर इशारा किया, और यह वह है जो मैंने आज M8 आज 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 अभी अभी अस्पताल के पुराने आर्काइव से प्राप्त की है। उन्होंने दोनों सेट की तस्वीरें अगल बगल रखीं। मेडिकल के बारे में मेरी अज्ञानता के बावजूद मैं देख सकता था कि दोनों अलग थीं। यह, उन्होंने पहले सेट की ओर इशारा करते हुए कहा, लतीन लचार स्तर पर रीढ़ की हड्डी में एक गंभीर चोट दिखाती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी के तंत्रिका पर दबाव है। इस तरह की चोट रोहन के आंशिक लकवे की व्याख्या कर सकती है। फिर उन्होंने दूसरे सेट की ओर इशारा किया, लेकिन यह, जो रोहन के 7 साल पहले भर्ती होने पर ली गई असली तस्वीर है, केवल एक मामूली मोच और खरोंच दिखाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी भी तरह के लकवे का कारण बन सके। मैं उन तस्वीरों को घूरता रहा। जो कुछ मैंने देखा उसे संसाधित करने में असमर्थ था। इसका क्या मतलब है डॉक्टर साहब? मैंने आखिरकार पूछा। डॉक्टर वर्मा ने मुझे गंभीरता से देखा। इसका मतलब है, प्रकाश जी, कि किसी ने सालों से आपके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट में हेरफेर की है। कोई जिसके पास अस्पताल प्रणाली तक पहुंच और इस झूठ को बनाए रखने के लिए पर्याप्त चिकित्सा ज्ञान है। डॉक्टर गुप्ता, एक संभावना है, लेकिन उन्हें किसी और की भागीदारी की जरूरत होगी। कोई जो रोहन के करीब हो, जो घर पर इस स्थिति को बनाए रख सके। उन्होंने सुनीता का नाम नहीं लिया, लेकिन हम दोनों जानते थे कि किसका जिक्र हो रहा है। लेकिन क्यों? मैंने पूछा, महसूस करते हुए कि दुनिया मेरे चारों ओर ढह रही है। वे ऐसा क्यों करेंगे? यही हमें पता लगाना है, डॉक्टर ने जवाब दिया। लेकिन अब सबसे जरूरी बात यह है कि रोहन की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जाए। मुझे आपकी पत्नी की अनुपस्थिति में उसकी फिर से जांच करनी होगी, और मुझे वे परीक्षण करने होंगे जो डॉक्टर गुप्ता ने कभी नहीं किए, या अगर किए भी तो उनके परिणाम छिपा दिए गए। डॉक्टर साहब, क्या आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा वास्तव में लकवाग्रस्त नहीं हो सकता है? यह सवाल मेरे मुंह से लगभग एक फुसफुसाहट की तरह निकला। यह एक संभावना है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, डॉक्टर ने सावधानी से जवाब दिया। आज मैंने जो जांच की उसमें उसके दोनों पैरों में सामान्य रिफ्लेक्स दिखे, कुछ ऐसा जो झूठी रिपोर्ट में लिखी गई चोट के प्रकार के साथ असंभव है। इसके अलावा जब मैंने रोहन से अकेले में बात की, मैंने कुल आपके साथ आसपास में, तो मैंने उसकी स्थिति के बारे में बात करने में उसकी अनिच्छा महसूस की, जैसे कि वह डरा हुआ महसूस कर रहा हो। उनके शब्द मुझ पर एक हथौड़े की तरह लगे। रोहन नाटक कर रहा है? नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन फिर वास्तव में क्या हो रहा था डॉक्टर साहब? मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा। आप सुझाव दे रहे हैं कि मेरी पत्नी और डॉक्टर गुप्ता ने हमें, रोहन और मुझे, सालों से धोखा दिया है, कि मेरे बेटे को वास्तव में व्हील चेयर की जरूरत नहीं है, कि वह वास्तव में चल सकता है। मैंने अभी तक कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा है।
उन्होंने सावधानी से जवाब दिया, मैंने केवल गंभीर अनियमितता के सबूत दिखाए हैं, लेकिन हां, यह एक संभावना है जिस पर हमें विचार करना चाहिए। और अगर यह सच है तो यह एक बहुत ही गंभीर चिकित्सा दुर्व्यवहार का मामला है। मैंने दोनों हाथों से अपना चेहरा मला। जो कुछ मैंने सुना उसे पचाने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आखिरकार पूछा। अभी के लिए सामान्य रूप से व्यवहार करें, उन्होंने जवाब दिया। अभी अपनी पत्नी से सामना न करें, हमें और सबूतों की जरूरत है। कल रोहन को अस्पताल लाएं। बस यह कहें कि यह पहले से नियोजित रक्त परीक्षण के लिए है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वे परीक्षण किए जाएं, लेकिन मैं अतिरिक्त जांच भी करूंगा। और इस बीच उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा वॉइस रिकॉर्डर निकाला। मैं आपको इसका उपयोग करने का सुझाव दूंगा। अपनी पत्नी के साथ या जब आप दोनों अकेले हों तो रोहन के साथ किसी भी संदिग्ध बातचीत को रिकॉर्ड करें। हमें यह समझने की जरूरत है कि वास्तव में क्या हो रहा है। मैंने कांपते हाथों से रिकॉर्डर लिया। और आपकी सुरक्षा के लिए, उन्होंने जोड़ा, मैं अभी भी सुझाव दूंगा कि आज रात घर पर न सोएं। क्या आपके पास रोहन के साथ रहने के लिए कोई जगह है? मुझे अपनी बड़ी बहन किरण बुआ की याद आई, जो शहर के दूसरी ओर रहती थी। हाँ, मैं अपनी बहन के घर जा सकता हूँ। बहुत अच्छा, कोई बहाना ढूंढो और आज रात रोहन के साथ चले जाओ। किसी को मत बताना कि तुम कहाँ जा रहे हो, यहां तक कि अपनी बहन को भी नहीं। बस यह कहना कि तुम्हें एक रात रुकने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि हम खतरे में हैं? मैंने अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस करते हुए पूछा। मुझे निश्चित रूप से नहीं पता, प्रकाश जी, उन्होंने ईमानदारी से जवाब दिया। लेकिन अगर मेरे संदेह सही हैं, एक कारी कुच्चुकी वास्तु में, तो हम ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो एक बच्चे को 7 साल तक बिना किसी कारण के व्हील चेयर पर बैठा सकते हैं। मुझे नहीं पता कि वे अपने रहस्य को बनाए रखने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। उनके शब्दों ने मेरा खून जमा दिया। मैंने सिर्फ एक बता सकते हैं कि 8 की संबद्ध बात की अलग तर बता सकते हैं। हिलाया, रिकॉर्डर को अपनी जेब में रख लिया। एक और बात, मेरे जाने से पहले डॉक्टर ने कहा, अपने घर की जांच करें, कुछ भी असामान्य ढूंढें, कोई भी दस्तावेज, कोई भी सबूत जो यह बता सके कि कोई ऐसा क्यों करेगा। मैं ढूंढूंगा डॉक्टर साहब, मैंने वादा किया। मैं अस्पताल से एक अस्त व्यस्त दिमाग के साथ निकला। यह कैसे संभव है कि मेरी जिंदगी, जिसे मैं मानता था कि एक ठोस नींव पर बनी है, इस तरह ढह सकती है? मुझे कैसे पता नहीं चला कि सालों से कुछ गड़बड़ है? लेकिन जब मैं घर वापस चला रहा था, मेरे दिल में आशा की एक किरण जली। अगर यह सब सच है, अगर रोहन वास्तव में लकवाग्रस्त नहीं है, तो इसका मतलब है कि वह एक सामान्य जीवन वापस पा सकता है। वह चल सकता है, दौड़ सकता है, अपनी उम्र के दूसरे युवाओं की तरह खेल सकता है। इस संभावना ने मुझे भावुक और भयभीत दोनों कर दिया। जो मैं समझ नहीं पा रहा था वह यह था कि क्यों सुनीता, उसकी अपनी मां, ऐसा करेगी। उसे हमारे बेटे को सालों तक बिना किसी कारण के व्हील चेयर पर बैठाकर क्या मिल सकता था? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि सुनीता के स्टडी रूम की लाइट जल रही है। शायद वह हमेशा की तरह रात में काम कर रही थी। मैं बिना आवाज किए अंदर गया और सीधे रोहन के कमरे में गया। वह जाग रहा था, एक किताब पढ़ रहा था। पापा कहां थे? उसने पूछा। मां ने कहा कि पापा गैराज गए हैं। हां, लेकिन पापा को पहले कहीं और रुकना पड़ा। मैंने उसके बिस्तर के किनारे बैठते हुए जवाब दिया, सुनो बेटा, क्या तुम आज रात किरण बुआ के घर रुकना चाहोगे? उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। सच में पापा, मुझे बुआ से मिले हुए बहुत समय हो गया है। क्या हम अभी जा सकते हैं? हां, लेकिन हमें धीरे धीरे चलना होगा। तुम्हारी मां काम कर रही हैं और पापा उन्हें परेशान नहीं करना चाहते। जब हम बुआ के घर पहुंच जाएंगे तो पापा उन्हें एक संदेश भेज देंगे। मैंने रोहन को कपड़े पहनाने में मदद की और एक रात के लिए जरूरी सामान के साथ एक छोटा बैग तैयार किया। ऐसा करते हुए मैंने अपनी जेब में रिकॉर्डर चालू कर दिया। रोहन, मैंने धीरे से कहा, पापा कुछ पूछ सकते हैं? पूछो पापा। डॉक्टर वर्मा के साथ तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? तुम्हें वह कैसे लगे? रोहन ने अपनी नजरें घुमाई। अच्छे हैं, तुम हर अथाना करती हैं, मिलनसार हैं। जब पापा कमरे से बाहर थे तो तुम दोनों ने क्या बात की? उसका चेहरा तन गया। कुछ खास नहीं। उन्होंने स्कूल के बारे में पूछा, दोस्तों के बारे में, ऐसी ही बातें। मैंने धीरे से जोर दिया। रोहन झिझका।
उन्होंने यह भी पूछा कि क्या मैंने कभी बिना किसी मदद के अकेले खड़े होने की कोशिश की है और क्या मैंने कभी महसूस किया है कि मैं अपने पैरों को डॉक्टरों के बताए गए से ज्यादा हिला सकता हूं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। तो तुमने क्या जवाब दिया? मैंने सच बताया, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि मैं मुश्किल से सुन सका। कभी कभी जब मैं अकेला होता हूं तो मुझे लगता है कि मैं कोशिश कर सकता हूं, लेकिन मां कहती हैं कि मुझे कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि इससे मेरी रीढ़ की हड्डी और खराब हो सकती है। उस स्वीकारोक्ति ने मेरी सांस रोक दी। मैंने अपने चेहरे के भाव को सामान्य रखने की कोशिश की, लेकिन अंदर से मैं चीख रहा था। डॉक्टर वर्मा को जो भी शक था वह सच लग रहा था। क्या तुमने कभी यह बात डॉक्टर गुप्ता को बताई? मैंने अपनी आवाज को नियंत्रित करते हुए पूछा। एक बार बताया था, उसने जवाब दिया, लेकिन उन्होंने मां को बता दिया और मां बहुत दुखी हो गई। मां ने कहा, मैं सिर्फ इच्छा और वास्तविकता के बीच भ्रमित हूं। मेरा दिमाग मुझे धोखा दे रहा है और अगर मैं ऐसी बातें कहता रहा तो पापा मुझसे निराश हो जाएंगे। मुझे लगा जैसे मेरे सीने में कुछ टूट गया है। मेरा अपना बेटा चुपचाप पीड़ित रहा, यह विश्वास करते हुए कि मैं उससे निराश हो जाऊंगा क्योंकि वह चलना चाहता है। रोहन, पापा को देखो। मैंने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहा, कभी नहीं। आदेश में, ये पद्देश में, ये बात मिलतात। पापा तुमसे कभी भी निराश नहीं होंगे क्योंकि तुम ठीक होना चाहते हो, चलना चाहते हो। इसके विपरीत तुम पापा को दुनिया का सबसे खुश इंसान बनाओगे। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सच में पापा? सच में बेटा? मैंने उसे कसकर गले लगाते हुए जवाब दिया। और पापा वादा करते हैं कि हम साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाएंगे। सुनीता को पता चले बिना घर से बाहर निकलना मेरे सोचे हुए से ज्यादा आसान था। वह अभी भी अपने स्टडी रूम में थी, शायद फोन पर बात कर रही थी क्योंकि मैं दरवाजे के पीछे से उसकी बड़बड़ाहट सुन सकता था। मैंने रोहन को कार में बैठने में मदद की और व्हील चेयर को डिक्की में रख दिया। हम मां को अलविदा नहीं कहेंगे पापा? रोहन ने पूछा। मां काम में बहुत व्यस्त है, मैंने जवाब दिया। जब हम बुआ के घर पहुंच जाएंगे तो पापा उन्हें एक संदेश भेज देंगे। गाड़ी चलाते समय मेरा दिमाग आज की घटनाओं को फिर से दोहरा रहा था। सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था, लेकिन सबूत और भी स्पष्ट होते जा रहे थे। पीछे की सीट पर रोहन असामान्य रूप से शांत लग रहा था। तुम क्या सोच रहे हो बेटा? मैंने रियर व्यू मिरर से उसे देखते हुए पूछा। जो पापा ने अभी कहा उसके बारे में। उसने कुछ देर बाद जवाब दिया कि अगर मैं चल सकता हूं तो पापा निराश नहीं होंगे। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी और मुझे यह सोचकर दर्द और गुस्से का मिश्रण महसूस हुआ कि उन्होंने मेरे बेटे को क्या विश्वास दिलाया था। रोहन, मैंने दृढ़ता से कहा, पापा चाहते हैं कि तुम कुछ जानो। पापा तुमसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे तुम हो। अगर कल तुम चल सकते हो तो पापा फिर भी प्यार करेंगे। अगर तुम कभी नहीं चल सकते तो पापा फिर भी प्यार करेंगे। कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं जो इसे बदल सके। मैंने उसे रियर व्यू मिरर में शर्माते हुए मुस्कुराते हुए देखा। धन्यवाद पापा। हम मेरी बड़ी बहन किरण बुआ के घर पहुंचे। ज्यादा देर नहीं लगी। वह सदाशिव पेट की एक छोटी सी अपार्टमेंट में रहती थी। मुझे उससे मिले हुए कई महीने हो गए थे और मुझे बिना बताए अचानक पहुंचने पर बुरा लग रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि वह समझ जाएगी। प्रकाश, रोहन, उसने हमारे लिए दरवाजा खोलते हुए हैरान होकर कहा, तुम लोग इस समय यहां क्या कर रहे हो? हमें मदद चाहिए दीदी। मैंने रोहन को व्हीलचेयर के साथ अंदर आने में मदद करते हुए कहा, क्या हम आज रात यहां रुक सकते हैं? किरण बुआ को तुरंत एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह हमेशा से ही समझदार थी। बेशक, रुक सकते हो, उसने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। सब ठीक तो है? सुनीता कहाँ है? मैं बाद में समझाऊंगा। मैंने रोहन की ओर एक सार्थक नजर डालते हुए कहा, अभी के लिए हमें बस आराम करना है। मेरी बहन ने इशारा समझ लिया और ज्यादा जोर नहीं दिया। यही उसकी खासियत थी, समझदार और बुद्धिमान। उसने हमें अपना छोटा सा गेस्ट रूम तैयार करने में मदद की। रोहन बिस्तर पर सो जाएगा। प्रकाश, मैं तुम्हारे लिए लिविंग रूम में सोफा बेड लगा दूंगी। रोहन के आराम करने और आधी नींद में होने के बाद मैं लिविंग रूम में किरण बुआ से मिलने गया। वह 2 कप कॉफी के साथ इंतजार कर रही थी। तो अब बताओ, उसने धीरे से कहा, वास्तव में क्या हुआ है? मैं एक पल के लिए झिझका। मुझे नहीं पता था कि मुझे कितना बताना चाहिए। अगर मेरे संदेह गलत निकले तो मैं सुनीता के बारे में एक भयानक संदेह पैदा कर सकता हूं, लेकिन मुझे किसी पर भरोसा करने की जरूरत थी और किरण बुआ हमेशा मेरा सहारा रही हैं।
मैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता, मैंने आखिरकार कहा। लेकिन रोहन की मेडिकल स्थिति में कुछ अजीब है। आज एक नए डॉक्टर ने उसके मेडिकल रिकॉर्ड में कुछ विसंगतियां पाईं और हमें आज रात घर से बाहर रहने का सुझाव दिया। किरण बुआ ने मुझे बड़ी बड़ी आंखों से देखा। विसंगतियां? कैसी विसंगतियां? मुझे अभी यकीन नहीं है, मैंने आधा झूठ बोलते हुए जवाब दिया। कल मैं रोहन को आगे की जांच के लिए ले जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी को मत बताना कि हम यहां हैं, यहां तक कि मां को भी नहीं। और अगर सुनीता फोन करके हमारे बारे में पूछे तो कह देना कि तुम्हें कुछ नहीं पता। प्रकाश, तुम मुझे डरा रहे हो, किरण बुआ ने कहा। क्या तुम्हें लगता है कि सुनीता? मुझे नहीं पता कि क्या विश्वास करूं। मैंने उसे बीच में ही काट दिया। जो मुझे पता है वह यह है कि मुझे रोहन की रक्षा करनी है जब तक कि मुझे समझ में ना आ जाए कि क्या हो रहा है। मेरी बहन ने धीरे धीरे सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि तुम किसी भी चीज के लिए मुझ पर भरोसा कर सकते हो, उसने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। मुझे हमेशा से पता था दीदी, धन्यवाद। मैं कुछ और कहने ही वाला था कि मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। वह सुनीता थी। किरण बुआ ने मुझे चिंता से देखा। मैंने एक गहरी सांस ली और जवाब दिया, तुम लोग कहां हो? सुनीता ने बिना किसी अभिवादन के पूछा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। हम दीदी के घर पर हैं, मैंने शांति से जवाब दिया। रोहन उससे मिलना चाहता था और चूंकि कल हमें सुबह सुबह अस्पताल जाना है, आज कारण जान है, मैंने सोचा कि यहीं रुकना बेहतर होगा। तुमने पहले मां को क्यों नहीं बताया? उसकी आवाज ठंडी, नियंत्रित थी, लेकिन मैं उसके पीछे का गुस्सा महसूस कर सकता था। मैंने रसोई में एक नोट छोड़ा था। मैंने झूठ बोला। मैं तुम्हें काम करते समय परेशान नहीं करना चाहता था। कोई नोट नहीं है, उसने जवाब दिया। मैं तुम लोगों को लेने के लिए अभी वहां आ रही हूं। नहीं, जरूरत नहीं है, मैंने जल्दी से कहा। बहुत रात हो गई है और रोहन लगभग सो चुका है। हम कल अस्पताल से लौटने के बाद घर आ जाएंगे। फोन के दूसरे छोर पर खामोशी थी। प्रकाश, उसने आखिरकार एक ऐसे लहजे में कहा जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था, लगभग धमकी भरा। उस डॉक्टर ने आज तुमसे ठीक ठीक क्या कहा? मैंने अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस किए। मैंने कहा ना, कुछ खास नहीं, बस रोहन में सुधार हो रहा है। पक्का? उसने और कुछ नहीं कहा, उसने जोर दिया। पक्का? क्यों? फिर से खामोशी। कुछ नहीं, उसने जवाब दिया। मां को बस चिंता थी कि उसने तुम्हें कुछ ऐसा न कह दिया हो जिससे तुम इस तरह का आवेगी कदम उठा लो। अपनी बहन से मिलने में कुछ भी आवेगी नहीं है, मैंने अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए जवाब दिया। रोहन की दुर्घटना से पहले मैं अक्सर यहां आता था। ठीक है, उसने आखिरकार कहा, लेकिन कल मैं तुम दोनों को सुबह सुबह घर पर चाहता हूं और मैं अस्पताल साथ चलना चाहती हूं। हां, मैंने फिर से झूठ बोला। जब हो जाएगा तो मैं फोन करूंगा। मैंने फोन काट दिया और किरण बुआ को देखा, जिन्होंने पूरी बातचीत सुनी थी। मैंने उसे इस तरह कभी नहीं सुना, उसने टिप्पणी की। बहुत ज्यादा कंट्रोल करने वाली लग रही थी। मैंने जवाब दिया। हालांकि वास्तव में मैंने सालों से इसी तरह के छोटे छोटे विवरण देखे थे जिनके लिए मैं हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेता था। उस रात मैं मुश्किल से सो पाया। जब आखिरकार सोने में कामयाब हुआ तो मुझे एक बुरा सपना आया। रोहन खड़ा होकर मेरी ओर दौड़ रहा था और सुनीता व्हीलचेयर के साथ उसका पीछा कर रही थी। अगली सुबह हमने जल्दी नाश्ता किया। किरण बुआ ने पोहा बनाया था, रोहन का पसंदीदा खाना। मैं उसे चाव से खाते हुए देख रहा था और सोच रहा था कि इन सालों में उससे और कितनी चीजें छीन ली गई हैं। बुआ, क्या मैं कुछ मांग सकता हूं? रोहन ने अचानक कहा। जरूर बेटा, क्या मैं एक स्पोर्ट्स पैंट उधार ले सकता हूं? मेरी वाली बहुत पुरानी हो गई है और अच्छी नहीं लगती। किरण बुआ ने मुझे भ्रमित होकर देखा। रोहन, बुआ के पास तुम्हारे साइज के कपड़े नहीं हैं, उसने प्यार से जवाब दिया। कोई बात नहीं अगर बड़ी हो तो, क्योंकि उसने मेरी ओर देखा जैसे कि वह मंजूरी मांग रहा हो। मैं आज कुछ कोशिश करना चाहता हूं। मुझे तुरंत समझ में आ गया कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है और मुझे गर्व और डर का मिश्रण महसूस हुआ। वह अपनी सीमाओं का परीक्षण करने के लिए जो कुछ उन्होंने सालों तक उसे विश्वास दिलाया था, उसे चुनौती देने के लिए पहल कर रहा था। जरूर बेटा, मैंने कहा, बुआ के पास जरूर कुछ ऐसा होगा जो तुम पहन सको। किरण बुआ पूरी तरह से समझे बिना, लेकिन यह समझते हुए कि यह महत्वपूर्ण है, अपने कमरे में गईं और एक ट्रैक पैंट के साथ वापस आईं। थोड़ी पुरानी है लेकिन आरामदायक है, उसने रोहन को देते हुए कहा। धन्यवाद बुआ,
उसने एक ऐसी मुस्कान के साथ जवाब दिया जो मैंने बहुत समय से नहीं देखी थी। जब अस्पताल जाने का समय हुआ तो मैंने रोहन को कार में बैठने में मदद की, लेकिन व्हील चेयर रखने से पहले मैं रुक गया। क्या तुम आज व्हील चेयर के बिना कोशिश करना चाहोगे? मैंने धीरे से पूछा। उसकी आंखें डर और उम्मीद के मिश्रण से चौड़ी हो गईं। क्या मैं कर सकता हूं पापा? हम कोशिश करते हैं, मैंने जवाब दिया। पापा तुम्हारी मदद करेंगे। अगर तुम थक जाओ या दर्द हो तो व्हील चेयर डिक्की में है। रोहन ने सिर हिलाया, एक गहरी सांस ली। मैं कोशिश करना चाहता हूं पापा। मैंने सावधानी से उसे कार से बाहर निकलने में मदद की और उसे सहारा दिया। जब उसने खड़े होने की कोशिश की, उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन वह खड़ा होने में कामयाब रहा। हमने कुछ छोटे छोटे कदम उठाए। यह स्पष्ट था कि उसके मांसपेशियां इस्तेमाल न होने के कारण कमजोर थीं, लेकिन लकवे का कोई संकेत नहीं था, जैसा कि उसके झूठे निदान के अनुसार होना चाहिए था। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, मैंने आंसू रोकते हुए कहा। यह अजीब लग रहा है, उसने कहा, लेकिन अच्छा लग रहा है। जैसे मेरे पैरों को कुछ याद आ रहा है जो मैं भूल गया था। हम धीरे धीरे अस्पताल के प्रवेश द्वार की ओर चले। हर कदम एक छोटी सी जीत थी। कुछ मरीज और नर्सें हमें उत्सुकता से देख रही थीं, लेकिन किसी ने कोई टिप्पणी नहीं की। रिसेप्शन पर मैंने डॉक्टर वर्मा के बारे में पूछा। क्लर्क ने बताया कि वह कंसल्टेशन रूम 5 में इंतजार कर रहे हैं। जब हम अंदर गए तो रोहन को मेरी मदद से चलते हुए देखकर उनका चेहरा आश्चर्य और पुष्टि के मिश्रण से भर गया। सुप्रभात। उन्होंने हमारे पीछे दरवाजा बंद करते हुए अभिवादन किया। मैं देख रहा हूं कि आप लोगों ने आज कुछ नया करने का फैसला किया है। यह रोहन का अपना विचार है, मैंने गर्व से जवाब दिया। डॉक्टर वर्मा रोहन को देखकर मुस्कुराए। यह बहुत बहादुर है, उन्होंने कहा। कैसा महसूस कर रहे हो? थका हुआ हूं डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक हूं। दर्द नहीं हो रहा है। यह अद्भुत है, डॉक्टर ने जवाब दिया। मैं आज कुछ परीक्षण करना चाहता हूं। अगर तुम सहमत हो तो वे परीक्षण जो तुमने पहले कभी नहीं किए हैं। रोहन ने मेरी ओर मंजूरी के लिए देखा। मैंने सिर हिलाया। ठीक है डॉक्टर साहब, उसने कहा। आखिरकार अगले 1 घंटे तक मैं डॉक्टर वर्मा को रोहन पर विभिन्न जांच करते हुए देखता रहा। रिफ्लेक्स, संवेदनशीलता, मांसपेशियों की ताकत, उसे कुछ मीटर चलने में मदद करना, घुटने मोड़ना, पैरों को विभिन्न दिशाओं में घुमाना, वह सब कुछ जो पिछले निदान के अनुसार उसके कथित चोट वाले किसी व्यक्ति के लिए असंभव होना चाहिए था। प्रकाश जी, इसका संगत काम की कोट वाको कोट खरता करे में क्या हम थोड़ी देर निजी तौर पर बात कर सकते हैं? डॉक्टर ने समाप्त करने के बाद कहा। रोहन, तुम्हें यहां इंतजार करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? तुम जांच बिस्तर पर आराम कर सकते हो। हम गलियारे में बाहर निकले। डॉक्टर वर्मा का चेहरा गंभीर था, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरा था। अब कोई संदेह नहीं है प्रकाश जी, उन्होंने धीरे से कहा। आपके बेटे को कोई भी रीढ़ की हड्डी की तंत्रिका चोट नहीं है जो व्हील चेयर के उपयोग को उचित ठहराती हो। उसके पैर इस्तेमाल न होने के कारण कमजोर हैं और उसे गहन फिजियोथेरेपी की जरूरत है, लेकिन न्यूरोलॉजिकल रूप से सब कुछ सामान्य रूप से काम कर रहा है। हालांकि मुझे पहले से ही शक था, लेकिन एक डॉक्टर से पुष्टि सुनना फिर भी मुझे बहुत जोर से लगा। क्या आप पूरी तरह से निश्चित हैं? डॉक्टर साहब, मैंने इसे एक बार फिर से सुनने की जरूरत महसूस करते हुए पूछा। 100%। मैंने आर्काइव में मिली सभी मूल जांच रिपोर्ट की जांच कर ली है। रोहन का 7 साल पहले का गिरना केवल एक मामूली खरोंच और मोच का कारण बना। उसकी रीढ़ की हड्डी की तंत्रिकाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद की रिपोर्टें जो अब तक उसके इलाज का आधार रही हैं, स्पष्ट रूप से जाली हैं। मैं दीवार के सहारे झुक गया, महसूस कर रहा था कि मेरे अपने पैर भी लड़खड़ा सकते हैं। क्यों? यही एकमात्र सवाल था जो मैं पूछ सका। कोई ऐसा क्यों करेगा? यही हमें पता लगाना है, डॉक्टर ने जवाब दिया। लेकिन पहले मुझे पूछना है, क्या आपने कल रात घर पर कुछ ढूंढने की कोशिश की? मुझे और ज्यादा ढूंढने का समय नहीं मिला, मैंने जवाब दिया। डॉक्टर से बात करने के बाद हम तुरंत चले गए थे, लेकिन कल अस्पताल आने से पहले मैंने सुनीता की फाइलिंग कैबिनेट में डॉक्टर गुप्ता के नाम पर बैंक हस्तांतरण के प्रमाण पाए थे। राशि बड़ी थी और कंसल्टेशन भुगतान के साथ मेल नहीं खाती थी। डॉक्टर वर्मा ने सिर हिलाया। यह रिश्वत के मेरे संदेह की पुष्टि करता है, लेकिन अभी भी मकसद की व्याख्या नहीं करता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने पूछा। मैंने अपने एक सहकर्मी से संपर्क किया है जो पुलिस के साथ काम करता है, डॉक्टर ने कहा। उनका नाम इंस्पेक्टर सिंह है।
वह चिकित्सा लापरवाही और दुर्व्यवहार के मामलों में विशेषज्ञ हैं। वह आज दोपहर आप लोगों से बात करने आएंगे। इस बीच मैं सुझाव दूंगा कि रोहन फिजियोथेरेपी शुरू करने के लिए यहीं रहे। हमारे पास एक बहुत अच्छी पुनर्वास टीम है। और मैंने पूछा, क्या मुझे घर जाकर सुनीता का सामना करना चाहिए? डॉक्टर वर्मा ने एक पल के लिए सोचा। अभी नहीं, ठोस सबूत के बिना यह बहुत खतरनाक होगा। इंस्पेक्टर सिंह जरूर आपके घर की तलाशी लेना चाहेंगे, लेकिन उन्हें एक वारंट की जरूरत होगी। जो आप कर सकते हैं वह यह है कि जब आप जानते हो कि सुनीता घर पर नहीं है, तब घर वापस जाएं और सबूत ढूंढें। कोई भी दस्तावेज, कोई भी सबूत जो यह बता सके कि उन्होंने इस झूठ को इतने सालों तक क्यों बनाए रखा। मैंने सिर हिलाया। अपने ही घर में घुसपैठ करने का विचार अजीब लग रहा था, लेकिन मैं समझ गया कि यह जरूरी है। तो मुझे रोहन को क्या बताना चाहिए? मैंने पूछा। सच, मुझे लगता है कि उसे जानने का हक है, कम से कम आंशिक रूप से। डॉक्टर ने जवाब दिया। उसे बताएं कि जांच के नतीजों से पता चला है कि उसकी हालत उतनी खराब नहीं है जितनी सोची गई थी, कि थेरेपी से वह ठीक हो सकता है। अभी उसे दस्तावेजों की जालसाजी या उसकी मां की संभावित संलिप्तता के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। यह बहुत दर्दनाक होगा। अभी के लिए हम कंसल्टेशन रूम में वापस गए। रोहन ने हमें उम्मीद भरी नजरों से देखा। अच्छी खबर है बेटा, मैंने उसके बगल में बैठते हुए कहा। डॉक्टर वर्मा ने तुम्हारे परीक्षण के नतीजे देखे हैं और पता चला है कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी हमारी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर है। थेरेपी से तुम फिर से सामान्य रूप से चल सकते हो। उसका चेहरा उस खुशी से चमक उठा जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। 7 साल, एक सामान्य जीवन से 7 साल छीन लिए गए। सच में पापा? उसने डॉक्टर और मेरे बीच बारी बारी से देखते हुए पूछा। पापा सिर्फ मुझे खुश करने के लिए तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, यह सच है रोहन। डॉक्टर वर्मा ने पुष्टि की। तुम्हारे पैर इस्तेमाल न होने के कारण कमजोर हैं, लेकिन गहन थेरेपी से तुम पूरी तरह से ठीक हो सकते हो। रोहन रोने लगा, पहले बिना आवाज के, फिर उन सिसकियों के साथ जिन्होंने उसके पूरे शरीर को हिला दिया। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया। सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, मैंने फुसफुसाया। पापा वादा करते हैं। जब वह थोड़ा शांत हो गया तो डॉक्टर वर्मा ने अपनी योजना बताई। गहन थेरेपी शुरू करने के लिए कुछ दिनों के लिए अस्पताल में रहना। डॉक्टर ने आश्वासन दिया कि मैं उससे हर दिन मिल सकता हूं। मां, उसका क्या? रोहन ने पूछा। डॉक्टर वर्मा ने मुझे देखा, मुझे जवाब देने दिया। मां काम में बहुत व्यस्त है। मैंने खुद से नफरत करते हुए कहा, क्योंकि मैं लगातार झूठ बोल रहा था, लेकिन मुझे पता था कि अभी के लिए यह जरूरी है। मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा और वह जरूर तुमसे मिलने आएगी। रोहन ने सिर हिलाया, हालांकि मैंने उसकी आंखों में संदेह देखा। रोहन को फिजियोथेरेपिस्ट के साथ छोड़ने के बाद डॉक्टर वर्मा मुझे और ज्यादा आराम से बात करने के लिए अपने ऑफिस ले गए। आपकी पत्नी को जरूर पता चल गया होगा कि आप लोग घर नहीं लौटे, उन्होंने कहा। उसने फोन किया होगा। मैंने अपना फोन चेक किया। सुनीता की 5 मिस्ड कॉल और कई संदेश थे। हाँ, मैंने जवाब दिया, लेकिन मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया है। अच्छा है, अभी के लिए दूरी बनाए रखें। जब इंस्पेक्टर सिंह आ जाएंगे तो हम अगला कदम तय करेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में लगातार घूम रहा था। डॉक्टर साहब, एक बात है जो मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूं। अगर यह सब सच है, अगर उन्होंने हमें सालों से धोखा दिया है, तो वे रोहन को इसमें कैसे शामिल कर पाए? मेरा मतलब है, उसे जरूर पता होगा कि वह अपने पैर हिला सकता है या नहीं। डॉक्टर वर्मा ने एक गहरी सांस ली। इस तरह के मामलों में मनोवैज्ञानिक हेरफेर बहुत शक्तिशाली होता है, खासकर अगर यह कम उम्र में शुरू हो। अगर एक 11 साल के बच्चे को लगातार बताया जाए कि वह गंभीर रूप से बीमार है, कि बेहतर महसूस करने की हर भावना सिर्फ उसकी कल्पना है, कि चलने की कोशिश करने से स्थायी नुकसान हो सकता है, तो वह आखिरकार विश्वास कर लेगा। और अगर इसमें अपने पिता को निराश करने का डर भी जुड़ जाए, जैसा कि लगता है हुआ है, उसे अपना वाक्य पूरा करने की जरूरत नहीं थी। मुझे अच्छी तरह से पता था कि उसका क्या मतलब है, और मुझे अपने बेटे को हुए मनोवैज्ञानिक नुकसान के बारे में सोचकर घिन आ रही थी। क्या आपको लगता है कि वह ठीक हो सकता है? न केवल शारीरिक रूप से, बल्कि मानसिक रूप से भी, मैंने आगे पूछा। डॉक्टर साहब, सही समर्थन के साथ, हाँ, रोहन अभी भी युवा है और उसने पहले ही असाधारण लचीलापन दिखाया है। तथ्य यह है कि आज वह चलना चाहता था,
यह दर्शाता है कि उसके दिल की गहराइयों में वह हमेशा सच्चाई जानता था। उनके शब्दों ने मुझे थोड़ी सांत्वना दी। मेरा फोन फिर से बजा। वह किरण बुआ थीं। मुझे यह उठाना होगा डॉक्टर साहब, मैंने कहा। यह मेरी बहन है, उठाइए। प्रकाश जी। प्रकाश, सुनीता यहां है, मेरी बहन ने कहा। उसकी आवाज तनावपूर्ण और धीमी थी, जैसे वह किसी छिपी हुई जगह से बात कर रही हो। वह तुम्हारे और रोहन के बारे में पूछ रही है, मैंने कहा। तुम लोग सुबह सुबह चले गए और मुझे नहीं पता कहां। वह विश्वास नहीं कर रही है। क्या तुम अकेली हो, मैंने पूछा। नहीं, किरण बुआ ने जवाब दिया। उसके साथ एक आदमी है। उसने अपना नाम डॉक्टर गुप्ता बताया, लेकिन मुझे देखने का तरीका पसंद नहीं आया। प्रकाश, मुझे डर लग रहा है। मुझे लगा जैसे मेरा खून मेरी नसों में जम गया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। दीदी, मैंने पूरी शांति के साथ कहा जो मैं जुटा सकता था। वहां से निकलो। कहो कि तुम्हारी कोई अपॉइंटमेंट है या जरूरी काम है। मां के घर जाओ और वहां इंतजार करो जब तक मैं फोन न करूं। वास्तव में क्या हुआ है? मां के घर, मां के घर, मां के घर। प्रकाश, उसने कांपती आवाज में पूछा। मैं बाद में सब कुछ समझा दूंगा, मैं वादा करता हूं, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है कि तुम मुझ पर विश्वास करो और ठीक वैसा ही करो जैसा मैं कह रहा हूं। ठीक है, उसने कुछ देर बाद कहा। दीदी तुमसे प्यार करती है प्रकाश। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं दीदी, अपना ख्याल रखना। मैंने फोन काट दिया और डॉक्टर वर्मा को देखा। डॉक्टर गुप्ता मेरी पत्नी के साथ मेरी बहन के घर पर हैं। वे हमें ढूंढ रहे हैं, मैंने कहा। यह और भी जटिल होता जा रहा है। मैं इंस्पेक्टर सिंह को फोन करूंगा, उसने अपना फोन उठाते हुए कहा। हमें सब कुछ तेजी से करना होगा। जब डॉक्टर फोन कर रहे थे, मैं खिड़की के पास गया और पार्किंग एरिया को देखने लगा। उन वाहनों के बीच मुझे सुनीता की कार जैसी दिखी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर साहब, मैंने उनकी फोन कॉल को बीच में काटते हुए कहा, लगता है मेरी पत्नी यहां है। क्या आप निश्चित हैं? डॉक्टर वर्मा ने जल्दी से खिड़की के पास आते हुए पूछा। वह नीली टोयोटा अवंजा। मैंने इशारा किया। वह सुनीता की कार है। डॉक्टर ने एक पल के लिए देखा, फिर तेजी से काम किया। चलो, हमें रोहन को यहां से हटाना होगा, उसने अपना फोन उठाते हुए कहा। मैं सिक्योरिटी गार्ड से कहूंगा कि जो भी तुम लोगों के बारे में पूछे उसे अंदर न आने दें। हम फिजियोथेरेपी एरिया की ओर भागे जहां हमने रोहन को छोड़ा था। हमने उसे एक थेरेपिस्ट के साथ अभ्यास करते हुए पाया जो समानांतर बार को पकड़कर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। अपने बेटे को उससे छीनी गई चीज को वापस पाने के लिए संघर्ष करते हुए देखकर मैं गर्व और गुस्से के मिश्रण से भर गया। क्या हुआ पापा? रोहन ने हमारे चेहरे के भाव देखकर पूछा। हमें कमरा बदलना होगा बेटा, मैंने शांत रहने की कोशिश करते हुए समझाया। बस एहतियात के तौर पर डॉक्टर वर्मा ने थेरेपिस्ट से तेजी से बात की, जिसने सिर हिलाया और रोहन को व्हीलचेयर पर बैठने में मदद की। इस बार केवल एक अस्थायी उपाय के रूप में, ताकि तेजी से आगे बढ़ सकें। मैं तुम लोगों को ऑन्कोलॉजी वार्ड में ले जाता हूं, डॉक्टर ने कहा। वहां तुम्हें कोई नहीं ढूंढेगा। जब हम गलियारे से गुजर रहे थे, मेरा फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। किरण बुआ का एक संदेश। सुनीता और वह डॉक्टर चले गए हैं। उन्होंने कहा कि वे अस्पताल जा रहे हैं, सावधान रहना भाई। मैंने वह संदेश डॉक्टर वर्मा को दिखाया। वे यहां आ रहे हैं, मैंने पुष्टि की। बुआ ने अभी अभी खबर दी है। डॉक्टर ने सिर हिलाया और अपने कदम तेज कर दिए। हम चौथी मंजिल पर एक कमरे में पहुंचे। अस्पताल के एक शांत इलाके में एक नर्स ने हमारा स्वागत किया और रोहन को बिस्तर पर लेटने में मदद की। यह कमरा किसी के नाम पर पंजीकृत नहीं है, डॉक्टर ने स्पष्ट किया। तुम लोग यहां तब तक सुरक्षित रहोगे जब तक इंस्पेक्टर सिंह नहीं आ जाते। उन्हें 1 घंटे से भी कम समय लगना चाहिए। अगर वे उससे पहले हमें ढूंढ लेते हैं, मैंने पूछा। अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड को निर्देश दिए गए हैं कि वे उन्हें इस क्षेत्र में प्रवेश न करने दें, उसने जवाब दिया। लेकिन एहतियात के तौर पर दरवाजा अंदर से बंद कर लेना और मेरे या नर्स निंग सिंह, जो अभी बाहर गई हैं, के अलावा किसी के लिए मत खोलना। मैंने उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते हुए सिर हिलाया। डॉक्टर वर्मा इंस्पेक्टर के साथ जल्द ही वापस आने का वादा करके चले गए। जब हम अकेले रह गए तो रोहन ने मुझे एक भ्रमित और डरे हुए भाव से देखा। पापा, वास्तव में क्या हो रहा है? उसने पूछा। हम मां से क्यों छिप रहे हैं? मैं उसके बगल में बैठ गया, ध्यान से सोचते हुए कि मुझे क्या कहना चाहिए। मैं अब और झूठ नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं उसे एक साथ पूरी सच्चाई का बोझ भी नहीं डालना चाहता था।
रोहन, तुम्हें कुछ जानने की जरूरत है, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। डॉक्टर वर्मा ने पाया है कि तुम्हारी हालत वैसी नहीं है जैसी हमें सालों से बताई गई है। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी ठीक है बेटा, कोई स्थायी नुकसान नहीं हुआ है। थेरेपी से तुम फिर से सामान्य रूप से चल सकते हो। उसकी आंखें फैल गईं। सच में पापा? लेकिन डॉक्टर गुप्ता हमेशा कहते थे। डॉक्टर गुप्ता गलत थे, मैंने धीरे से बीच में कहा, या शायद उन्होंने हमें पूरी सच्चाई नहीं बताई। रोहन ने इस जानकारी को पचाया। उसके चेहरे पर भावनाओं का मिश्रण था। मां, क्या वह इसके बारे में जानती थी? मैंने एक गहरी सांस ली। यह सबसे कठिन हिस्सा था। पापा को अभी यकीन नहीं है कि मां क्या जानती है। मैंने सावधानी से जवाब दिया, लेकिन अभी के लिए हमें दूरी बनाए रखने की जरूरत है जब तक कि सब कुछ सामने नहीं आ जाता। कुछ लोग हमारी मदद करने आएंगे, तो इसलिए हम छिप रहे हैं। उसने और भी सतर्क होते हुए पूछा। मां नहीं चाहती कि मैं ठीक हो जाऊं। उसकी समझदारी ने मुझे चकित कर दिया। वह हमेशा से ही एक होशियार बच्चा था। पापा को अभी यकीन नहीं है बेटा, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, लेकिन हम साथ मिलकर पता लगाएंगे। पापा, वादा करते हैं। रोहन एक पल के लिए चुप रहा, जैसे कि वह इस सारी जानकारी को संसाधित कर रहा हो। फिर उसने मुझे दृढ़ संकल्प के साथ देखा। मुझे हमेशा से पता था पापा, उसने धीरे से कहा, या कम से कम मुझे शक था। कभी कभी जब मैं अकेला होता था तो मैं अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता था और कर सकता था, लेकिन जब मैंने मां को बताया तो वह बहुत घबरा गई। मां ने कहा कि यह खतरनाक है, मेरी रीढ़ की हड्डी और खराब हो सकती है। मां ने मुझसे वादा करवाया कि मैं पापा को कभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि पापा बहुत ज्यादा चिंता करेंगे। उनके शब्द मेरे सीने में एक चाकू की तरह चुभ गए। जब मैं उसकी देखभाल के लिए दिन रात काम कर रहा था, यह विश्वास करते हुए कि मैं सबसे अच्छा कर रहा हूं, मेरी अपनी पत्नी उसे उस व्हील चेयर पर बैठे रहने के लिए हेरफेर कर रही थी। और फिर रोहन ने आगे कहा, जब भी मैंने इसके बारे में बात करने की कोशिश की तो वे मुझे एक ऐसी दवा देते थे जिससे मुझे नींद आती थी और मैं भ्रमित हो जाता था। धीरे धीरे मैं अपनी ही भावनाओं पर संदेह करने लगा। दवा? रोहन, मैंने चिंता से पूछा। मुझे ठीक से नहीं पता। एक सफेद गोली जो मां कहती थी दर्द दूर करने के लिए है, लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने इसका कभी जिक्र नहीं किया जब पापा होते थे। इस स्वीकारोक्ति ने मेरी सांस रोक दी। उन्होंने न केवल उसकी शारीरिकता को सीमित किया, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता और चुप्पी बनाए रखने के लिए उसे दवाएं भी दी। मैं कुछ जवाब देने ही वाला था कि हमने गलियारे में शोर शराबे की आवाजें सुनी। मैंने तुरंत सुनीता की आवाज पहचान ली, जो अपने बेटे को देखने की मांग कर रही थी। एक और भारी आवाज जरूर डॉक्टर गुप्ता की होगी। सर, मैडम, आप वहां नहीं जा सकते, एक और आवाज ने कहा। संभवतः अस्पताल का सिक्योरिटी गार्ड। यह डॉक्टर वर्मा का आदेश है। मैं मरीज की मां हूं, सुनीता चिल्लाई। मुझे अपने बेटे को देखने का हक है। माफ कीजिए मैडम, लेकिन मुझे डॉक्टर वर्मा से सीधी इजाजत चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड ने जवाब दिया। रोहन ने मुझे डर से देखा। मैंने उसे सुरक्षात्मक रूप से गले लगा लिया। शांत रहो बेटा, मैंने फुसफुसाया। पापा, अब किसी को भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाने देंगे। आवाजें दूर चली गईं, लेकिन मुझे पता था कि सुनीता इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। अगर इन 2 दिनों में मैंने एक बात सीखी थी तो वह यह थी कि मैं उस महिला को वास्तव में नहीं जानता था जिससे मैंने शादी की थी। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। डॉक्टर वर्मा का एक संदेश, इंस्पेक्टर सिंह यहां हैं, हम वहां आ रहे हैं, दरवाजा मत खोलना। कुछ ही मिनट बाद हमने दरवाजे पर एक धीमी दस्तक सुनी। प्रकाश जी, मैं डॉक्टर वर्मा हूं, मैं इंस्पेक्टर सिंह के साथ हूं। मैंने सावधानी से दरवाजा खोला। डॉक्टर वर्मा के साथ लगभग 50 साल का एक लंबा, गंभीर लेकिन मिलनसार चेहरे वाला व्यक्ति अंदर आया। प्रकाश शर्मा, रोहन, यह इंस्पेक्टर सिंह हैं, डॉक्टर ने परिचय कराते हुए कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई, इंस्पेक्टर ने मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा। डॉक्टर वर्मा ने स्थिति के बारे में बता दिया है। यह बहुत गंभीर है, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मैंने पूछा। हम यही करने की कोशिश करेंगे, उसने जवाब दिया, लेकिन पहले मुझे कुछ बातें पूछनी हैं ताकि यह और स्पष्ट रूप से समझ सकूं कि क्या हो रहा है। अगले आधे घंटे तक इंस्पेक्टर ने रोहन और मुझसे पूछताछ की। रोहन ने अपनी मां द्वारा दी गई विशेष दवाओं के बारे में बताया कि कैसे उसकी मां हमेशा कहती थी कि उसे चलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उसे यह डर दिलाया गया था कि अगर उसने कहा कि वह अपने पैर हिला सकता है तो मैं निराश हो जाऊंगा।
मैंने बैंक हस्तांतरण के प्रमाण के बारे में बताया जो मैंने पाया था, डॉक्टर वर्मा द्वारा पाई गई मेडिकल रिपोर्ट की विसंगतियों के बारे में, और जब से हम नए डॉक्टर से मिले थे तब से सुनीता के अजीब व्यवहार के बारे में। यह सब बहुत चिंताजनक है, इंस्पेक्टर ने आखिरकार कहा। हमारे पास एक आधिकारिक जांच शुरू करने के लिए पर्याप्त संकेत हैं, लेकिन हमें और ठोस सबूतों की जरूरत है। कैसे सबूत? मैंने पूछा। आदर्श रूप से दस्तावेज जो चिकित्सा धोखाधड़ी को साबित करते हैं और मकसद की व्याख्या करते हैं, उसने जवाब दिया। अगर आपकी पत्नी और डॉक्टर गुप्ता ने 7 साल तक मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की है तो कहीं ना कहीं इसका रिकॉर्ड जरूर होगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसका कोई मकसद जरूर होगा। पैसा? मैंने सुझाव दिया। हो सकता है, लेकिन मुझे यह थोड़ा अजीब लगता है, इंस्पेक्टर ने कहा। इस तरह की धोखाधड़ी केवल पैसे के लिए बहुत जोखिम भरी और बहुत लंबी है। आमतौर पर कुछ और होता है। डॉक्टर वर्मा, जो अब तक चुपचाप सुन रहे थे, बोले, इंस्पेक्टर सिंह, सिक्योरिटी ने खबर दी है कि श्रीमान प्रकाश की पत्नी और डॉक्टर गुप्ता अभी भी अस्पताल में हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उन्हें रोकना चाहिए। हमारे पास अभी वारंट नहीं है, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। हम उन्हें ठोस सबूत के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकते, लेकिन हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वे रोहन से दूर रहें। उसने मेरी ओर देखा। प्रकाश जी, हमें सबूत ढूंढने के लिए आपके घर में प्रवेश करने की जरूरत है। क्या आपके पास कोई परिवार या दोस्त है जो इस बीच आपके बेटे की देखभाल कर सके? मुझे अपनी बहन किरण बुआ की याद आई, लेकिन जो हुआ उसके बाद मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहता था। रोहन यहीं अस्पताल में रह सकता है, डॉक्टर वर्मा ने सुझाव दिया। वह सुरक्षित रहेगा और अपनी फिजियोथेरेपी जारी रख सकता है। मैं सहमत हूं, इंस्पेक्टर ने कहा। और आप? प्रकाश जी, क्या आप सबूत ढूंढने के लिए मेरे साथ घर चलने को तैयार हैं? बेशक, मैंने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। मुझे जो कुछ भी करना होगा मैं करूंगा। मैं रोहन के पास गया और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। बेटा, पापा को यह सब खत्म करने के लिए इंस्पेक्टर के साथ जाना होगा। तुम यहां डॉक्टर वर्मा के साथ ठीक रहोगे। रोहन ने सिर हिलाया, हालांकि मैंने उसकी आंखों में डर देखा। सावधान रहना पापा, उसने कहा। मां, वह वैसी नहीं है जैसी हम सोचते थे। मुझे पता है बेटा, मैंने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया। पापा जल्द ही वापस आएंगे, वादा। डॉक्टर वर्मा हमारे पास आए। रोहन यहां सुरक्षित रहेगा, उन्होंने जोर देकर कहा। सिक्योरिटी गार्ड दरवाजे के सामने पहरा देगा और केवल अधिकृत कर्मचारी ही अंदर आ सकते हैं। जब हम जाने की तैयारी कर रहे थे, मेरा फोन बजा। वह सुनीता थी। इंस्पेक्टर ने मुझे जवाब देने और स्पीकर फोन चालू करने का इशारा किया। तुम कहां हो? प्रकाश, सुनीता ने बिना किसी अभिवादन के पूछा। उसकी आवाज तनावपूर्ण थी। हम रोहन के बारे में चिंतित हैं, वह सही हाथों में है, मैंने शांति से जवाब दिया। डॉक्टर वर्मा ने कहा कि वह थेरेपी से पूरी तरह से ठीक हो सकता है। दूसरे छोर पर खामोशी थी। उस डॉक्टर ने तुमसे ठीक ठीक क्या कहा? उसने आखिरकार पूछा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से सतर्क थी। सच्चाई, सुनीता, मैंने जवाब दिया कि रोहन को कोई स्थायी रीढ़ की हड्डी की चोट नहीं है, कि वह चल सकता है, कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट सालों से जाली बनाई गई है। फिर से खामोशी, इस बार ज्यादा लंबी। प्रकाश, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या कह रहे हो। उसकी आवाज अब धमकी भरी लग रही थी। अगर तुम इसे जारी रखते हो, 3 पर हेक तून है, सेन पर हेक तू इसकी पास में लगा, तो तुम्हारे और रोहन के लिए परिणाम होंगे। इंस्पेक्टर ने मुझे बात जारी रखने का इशारा किया। कैसे परिणाम? सुनीता, और ज्यादा झूठ, हमारे बेटे को नींद में रखने के लिए और ज्यादा दवाएं, या कुछ और बुरा। तुम कुछ नहीं समझते, उसने ठंड से जवाब दिया। तुमने कभी नहीं समझा। मैंने जो कुछ भी किया है वह इस परिवार की भलाई के लिए है। हमारे बेटे को 7 साल तक व्हील चेयर पर रखना हमारी भलाई के लिए था। मैंने अपने गुस्से को नियंत्रित करने में असमर्थ होते हुए पूछा, तुम इसे कैसे सही ठहरा सकती हो? तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, सुनीता ने जोर दिया। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम नहीं जानते, जिन्हें तुम नहीं समझोगे। घर वापस आओ और हम बात करते हैं। इंस्पेक्टर ने मुझे स्वीकार न करने की चेतावनी देते हुए सिर हिलाया। नहीं सुनीता, मुझे अब तुम पर विश्वास नहीं है। अगर तुम बात करना चाहती हो तो पुलिस के सामने करो। पुलिस? उसकी आवाज पहली बार टूटी। तुमने पुलिस को बुला लिया? हां, मैंने पुष्टि की। इंस्पेक्टर सिंह अभी मेरे साथ हैं। फोन के दूसरे छोर पर एक बड़बड़ाहट थी, जैसे सुनीता किसी और से बात कर रही हो। फिर उसकी आवाज वापस आई, अब बिल्कुल अलग।
लगभग हारी हुई लग रही थी। मैं समझ गई, शायद यह टाला नहीं जा सकता था, उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि तुम कोई निष्कर्ष निकालो, तुम्हें यह जानना होगा कि यह मेरा विचार नहीं था। यह सब विजय चाचा ने योजना बनाई थी। इस स्वीकारोक्ति ने मुझे स्तब्ध कर दिया। विजय चाचा मेरे पिता के बड़े भाई थे, एक ऐसा व्यक्ति जिससे मैं पिछले कुछ सालों में मुश्किल से ही मिला था। उनके बीच हमेशा एक तनाव रहता था, लेकिन मुझे ठीक से कभी नहीं पता था कि क्यों। विजय चाचा, मैंने भ्रमित होकर पूछा। उनका इस सब से क्या लेना देना है? सब कुछ, सुनीता ने जवाब दिया। उन्होंने शुरू से ही सब कुछ व्यवस्थित किया। उन्होंने हमें बहुत सारे पैसे का वादा किया। प्रकाश, वह पैसा जिसकी हमें बहुत जरूरत थी जब तुमने रोहन की देखभाल के लिए अपना गैराज बेच दिया था। मैं नहीं समझता, मैंने कहा, महसूस करते हुए कि दुनिया मेरे चारों ओर ढह रही है। चाचा रोहन के साथ ऐसा क्यों करना चाहेंगे? फिर से खामोशी थी। फिर सुनीता की आवाज, अब लगभग फुसफुसाहट में, तुम्हारे पिता की विरासत के कारण रोहन एकमात्र पोता है, तुम्हारे बाद एकमात्र सीधा वारिस। अगर तुम्हें कुछ हो जाता है और रोहन को उसकी विकलांगता के कारण अपनी संपत्ति का प्रबंधन करने में असमर्थ घोषित कर दिया जाता है, तो विरासत की लाइन में विजय चाचा अगले हैं। मेरा दिमाग इस जानकारी को पचाने की कोशिश कर रहा था। मेरे पिता, जिनकी 10 साल पहले मृत्यु हो गई थी, ने काफी जमीन, संपत्ति और बचत छोड़ी थी। मैंने सब कुछ विरासत में पाया, लेकिन मैंने कभी भी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपने गैराज और परिवार पर केंद्रित था। तुम कह रही हो कि यह सब रोहन की सालों की पीड़ा सिर्फ पैसे के लिए थी? मैंने अविश्वास से पूछा। सिर्फ पैसा नहीं, प्रकाश, सुनीता ने जवाब दिया। विजय चाचा हमेशा मानते थे कि तुम्हारे पिता ने उन्हें पारिवारिक व्यवसाय में धोखा दिया था। यह उनका बदला था। जो तुम्हारे पिता को सबसे ज्यादा प्यारा था, उसे नष्ट करना। उनका बेटा और उनका पोता। इंस्पेक्टर सिंह ने मुझे गंभीरता से देखा। यह स्वीकारोक्ति उससे कहीं ज्यादा थी जिसकी हम फोन पर उम्मीद कर सकते थे। श्रीमती सुनीता, इंस्पेक्टर ने बात की, मैं आपको स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करने की सलाह दूंगा। आपने जो अभी अभी स्वीकार किया है वह बहुत गंभीर है। हम चिकित्सा धोखाधड़ी, बाल शोषण, साजिश के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे पता है, सुनीता ने बीच में कहा। उसकी आवाज अब पूरी तरह से हारी हुई थी। लेकिन आपको समझना होगा, यह पूरी तरह से मेरा विचार नहीं था। मुझ पर दबाव डाला गया, हेरफेर किया गया। यह न्यायाधीश तय करेंगे, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। हम आपको कहां ढूंढ सकते हैं? मैं अस्पताल की पार्किंग में हूं, उसने जवाब दिया। डॉक्टर गुप्ता अभी अभी चले गए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ दस्तावेज नष्ट करने हैं। कैसे दस्तावेज? इंस्पेक्टर ने तेजी से पूछा। असली मेडिकल रिपोर्ट, भुगतान के प्रमाण, सब कुछ। वह उन्हें अपने निजी क्लिनिक के तिजोरी में रखता है। हमारे घर पर भी इसकी एक कॉपी है, हमारे बेडरूम में अलमारी के पीछे एक गुप्त डिब्बे में। इंस्पेक्टर ने मुझे सिर हिलाते हुए देखा। यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी। हम आपको अभी लेने आ रहे हैं, श्रीमती सुनीता, उसने कहा। भागने की कोशिश मत करना। मैं नहीं भागूंगी, उसने जवाब दिया। मैं भागते भागते थक गई हूं। मैं बस एक बार फिर से रोहन को देखकर माफी मांगना चाहती हूं। यह न्यायाधीश तय करेंगे, इंस्पेक्टर ने दोहराया और कॉल समाप्त कर दी। हम तेजी से आगे बढ़े। इंस्पेक्टर सिंह ने अपने सहयोगियों से संपर्क किया ताकि वे पार्किंग में सुनीता को हिरासत में ले सकें और एक और टीम को डॉक्टर गुप्ता के क्लिनिक भेज सकें। वह और मैं सुनीता द्वारा बताए गए सबूतों को लेने के लिए मेरे घर गए। रास्ते में मेरा दिमाग लगातार घूम रहा था। जो कुछ भी सामने आया था उसके बारे में सोच रहा था। विजय चाचा, जिनसे मैं सालों से मुश्किल से मिला था, मेरे पिता के खिलाफ बदला, सुनीता, हेरफेर की गई या एक इच्छुक साथी, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा था जिससे मैं जाग नहीं सकता था। प्रकाश जी, इंस्पेक्टर ने मेरी तंद्रा को तोड़ते हुए कहा, मुझे पता है कि यह आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन आपको सकारात्मक पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आपका बेटा ठीक है, वह ठीक हो सकता है और अब आपके पास अपनी जिंदगी फिर से बनाने का मौका है। मैंने उसके शब्दों के लिए आभारी होते हुए सिर हिलाया। वह सही था। इस सारी भयावहता के बावजूद सुरंग के अंत में एक प्रकाश था। रोहन चल सकता था। एक प्रकाश था सामने की आभारी बना रही होती है। एक सामान्य जीवन जी सकता था और मैं हर कदम पर उसका साथ दूंगा। घर पहुंचने पर इंस्पेक्टर ने एहतियात के तौर पर पहले अंदर जाने पर जोर दिया, यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई नहीं है।
वह मुझे उस बेडरूम में ले गया जिसमें मैं 20 से ज्यादा सालों से सुनीता के साथ रहा था। निर्देशों का पालन करते हुए हमने अलमारी को खिसकाया और एक पैनल पाया जिसे खिसकाया जा सकता था, जिससे एक छोटा डिब्बा दिखाई दे रहा था। उसके अंदर दस्तावेजों से भरी एक काली फाइल थी। इंस्पेक्टर ने उसे खोलने से पहले दस्ताने पहने। सामग्री ठीक वैसी ही थी जैसी सुनीता ने बताई थी। जाली मेडिकल रिपोर्ट की प्रतियां, बैंक हस्तांतरण के प्रमाण और कुछ और रोहन की तस्वीरें जो चुपके से ली गई थीं। जब वह खड़े होने की कोशिश कर रहा था, जब उसे लगा कि कोई नहीं देख रहा है, उन तस्वीरों के बगल में उसकी प्रगति का विवरण देने वाले नोट्स थे, जैसे कि वे यह दस्तावेजा कर रहे हों कि वह वास्तव में बिल्कुल भी लकवाग्रस्त नहीं था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात एक हस्तलिखित पत्र था जो सुनीता को संबोधित था और उस पर विजय चाचा के हस्ताक्षर थे। उसमें उन्होंने पूरी योजना का विवरण दिया था कि कैसे वे रोहन की छोटी सी दुर्घटना का फायदा उठाकर उसे कुछ और भी गंभीर बना देंगे, कैसे वे डॉक्टर में हेरफेर करेंगे, कैसे वे मुझे अनभिज्ञता में रखेंगे। सब कुछ का अंतिम उद्देश्य उसके बेटे को नष्ट करना, जैसे उसने मेरी जिंदगी नष्ट कर दी थी। इंस्पेक्टर ने उस पत्र को एक गंभीर भाव से पढ़ा और उसे सावधानी से एक सबूत बैग में रख दिया। यह जरूरत से ज्यादा है, उसने कहा। इसके साथ आपकी पत्नी के फोन पर स्वीकारोक्ति के साथ हमारे पास एक मजबूत मामला है। मेरा फोन बजा। वह डॉक्टर वर्मा थे। प्रकाश जी, अच्छी खबर है। आपकी पत्नी को पार्किंग में हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस ने अभी अभी डॉक्टर गुप्ता को शहर छोड़ने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया है। रोहन सुरक्षित है और आपके बारे में पूछ रहा है। उसे बताओ मैं वहां आ रहा हूं। मैंने एक जबरदस्त राहत महसूस करते हुए जवाब दिया। उसकी हालत कैसी है? असाधारण रूप से अच्छी, डॉक्टर ने कहा। वह एक बहुत मजबूत युवा है। उसके थेरेपिस्ट ने कहा कि उसकी प्रगति बहुत प्रभावशाली है। वह कुछ मिनटों के लिए बिना किसी सहारे के अकेले खड़ा हो सकता है। यह सुनकर मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। मेरा बेटा, मेरा बहादुर बेटा, उससे छीनी गई चीज को वापस छीन रहा था। अस्पताल में वापस मैं रोहन के कमरे की ओर भागा। अंदर जाते ही मैं दरवाजे पर ही जम गया। रोहन अपने कमरे में लगाए गए थेरेपी के समानांतर बार के बीच में खड़ा था, छोटे छोटे कदम कांपते हुए लेकिन दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे। मुझे देखते ही वह गर्व और उम्मीद के मिश्रण के साथ मुस्कुराया, जिसने मेरे दिल को तोड़ दिया और फिर से बना दिया। देखो पापा, उसने एक और कदम उठाते हुए कहा। मैं चल सकता हूं। मैंने उसे कसकर गले लगा लिया, आंसुओं को आजादी से बहने दिया। अब दुख या गुस्से के आंसू नहीं, बल्कि कृतज्ञता और गहरी उम्मीद के। हाँ बेटा, मैंने कहा, तुम चल सकते हो और अब तुम्हें कोई भी कभी नहीं रोक पाएगा। अगले हफ्तों में जब सुनीता, डॉक्टर गुप्ता और विजय चाचा अपने अपराधों के लिए अदालत का सामना कर रहे थे, रोहन और मैंने अपनी जिंदगी फिर से बनानी शुरू कर दी। फिजियोथेरेपी में उसकी प्रगति अभूतपूर्व थी। डॉक्टरों ने कहा कि उसके शरीर में हमेशा सामान्य रूप से काम करने की क्षमता थी। उसे बस वह फिर से सीखना था जो उन्होंने उसे भुला दिया था। हम शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से घर में चले गए, दर्दनाक यादों से दूर। मैंने एक जमीन का टुकड़ा खरीदा और एक नया गैराज स्थापित किया, छोटा लेकिन हमारा अपना। रोहन को ऑटोमोटिव दुनिया में दिलचस्पी होने लगी और हम घंटों साथ में पुरानी मशीनों को ठीक करते हुए बिताते थे। एक दोपहर जब हम अपने नए घर के बरामदे में बैठे थे, रोहन ने एक सवाल पूछा जो मुझे पता था कि वह हफ्तों से अपने मन में रखे हुए था। पापा, क्या आपको लगता है कि मैं कभी मां को माफ कर पाऊंगा? उसे यह बताने की जरूरत नहीं थी कि वह कौन है। हम दोनों जानते थे। मुझे नहीं पता बेटा, मैंने ईमानदारी से जवाब दिया। माफ करना एक व्यक्तिगत मामला है, कुछ ऐसा जो केवल तुम ही तय कर सकते हो कि तुम देना चाहते हो या दे सकते हो। जो पापा जानते हैं वह यह है कि हमें अतीत में फंसकर नहीं जीना चाहिए। उस दर्द में जो उन्होंने दिया, यह वैसा ही है जैसे हम उन्हें हम पर नियंत्रण करने देते रहें। अब भी। रोहन ने विचारपूर्वक सिर हिलाया। कभी कभी मैं मां के बारे में सोचता हूं कि वह इस सब से पहले कैसी थी। उन कहानियों के बारे में जो वह मुझे बचपन में पढ़ती थी कि जब मैं डरता था तो वह मुझे कैसे गले लगाती थी। वे यादें तुम्हारी हैं रोहन, मैंने कहा। उन्हें तुमसे कोई नहीं छीन सकता। और वे यादें सिर्फ इसलिए कम वास्तविक नहीं हो जाती क्योंकि उसके बाद उसने भयानक काम किए। क्या पापा ने खुद मां को माफ कर दिया है? उसने मेरी आंखों में देखते हुए पूछा।
मैंने जवाब देने से पहले एक पल के लिए सोचा। पापा नफरत और बदले को अपनी जिंदगी पर हावी न होने देना सीख रहे हैं, मैंने आखिरकार कहा। पापा को नहीं पता कि इसे माफी कहते हैं, लेकिन अभी के लिए पापा जो सबसे अच्छा कर सकते हैं वह यही है। रोहन मुस्कुराया और फिर से क्षितिज की ओर देखने लगा जहां सूरज डूबने लगा था। पता है पापा, मुझे लगता है कि एक दिन मैं मां को माफ कर सकता हूं, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि मैं आजाद होना चाहता हूं, सच में आजाद। मैंने उसे गर्व और आश्चर्य से देखा। मेरा बेटा, उसने जो कुछ भी सहा है उसके बावजूद, या शायद उसी के कारण, उसने अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुद्धिमत्ता विकसित कर ली थी। तुम सबसे बहादुर और सबसे बुद्धिमान युवा हो जिसे पापा जानते हैं। रोहन, मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। वह मुझ पर झुक गया और साथ में हमने सूरज को क्षितिज में गायब होते देखा, जिसकी जगह तारों से भरी रात ने ले ली। एक नई रात, एक नई जिंदगी में आखिरकार उन बेड़ियों से आजाद जो हम पर सालों से थोपी गई थीं। उस पल में जब मैं अपने बेटे को गले लगा रहा था जो अब अकेले खड़ा हो सकता था, मैंने समझा कि असली पीड़ा उन कठिनाइयों में नहीं है जिनका हम सामना करते हैं, बल्कि उन कठिनाइयों को यह परिभाषित करने देने में है कि हम कौन हैं और हम क्या बनते हैं। रोहन और मैंने आजाद होना चुना, जीना चुना। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली सच्ची कहानी को न चूकें। अगर आप प्रकाश की जगह होते तो आप क्या करते? कमेंट सेक्शन में लिखें।